फिलहाल आपसे जो बात करने जा रहा हूँ मतलब ये लेटेस्ट है और ये दिसंबर 18 एग्ज़ाम्स तक एप्लीकेबल नहीं था और ये जून 19 एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है और फ्यूचर में भी एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज़ ईयर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू लॉ, द न्यू अमेंडेड लॉ। तो क्या बोल रहे हैं, शुरू में क्या बोला था, आरओसी के पास जाकर रजिस्टर करवा लीजिए। कितने टाइम में रजिस्टर करवा लीजिए? विद इन हाउ मच टाइम? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। फिर उसके बाद न्यू अमेंडेड लॉ कहता है, लॉ मेकर कहता है आरओसी एक एक्सटेंशन देगा आपको, इनिशियल एक्सटेंशन 30 डेज, तो 30 + 30 60 डेज हो जाएंगे। इसके लिए आरओसी आपसे एडिशनल फीस चार्ज करेगा। अगर आप 30 डेज में फाइल करते तो नॉर्मल फाइलिंग फीस होती, अगर आप 30 + 30 60 डेज में फाइल करोगे तो आरओसी एडिशनल फीस चार्ज करेगा। तो आपको नॉर्मल फाइलिंग फीस प्लस एडिशनल फाइलिंग फीस, मतलब एग्रीगेट जो बनेगा वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा ना। उसके बाद एक चीज़, अच्छा वो एडिशनल फाइलिंग फ़ीस कितनी होगी वो अभी रूल्स में अमेंडमेंट नहीं की है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आज तक भी। आज 5 मार्च 2019 तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई रूल्स में अमेंडमेंट करके बता दो कि एडिशनल फाइलिंग फ़ीस कितनी होगी, 1 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फ़ीस। लेट फाइलिंग फ़ीस कितनी होगी वो नहीं बताया, कुछ होगी ये बता दिया है, ये एक्ट में लिख दिया है, ये ऑर्डिनेंस में लिख दिया कि कुछ तो एडिशनल फाइलिंग फीस देनी है, कितनी देनी है वो अभी तक नहीं बताया। उम्मीद है कि जल्दी रूल्स में बता देंगे, मतलब अभी तो आज की तारीख में तो यही बोल सकता हूँ और जैसे ही बता देंगे आपका बैच चलते चलते तो बीच में मैं भी बता दूंगा आपको कि क्या बताया। देन अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर दीज 30 डेज एक सेकेंड आरओसी एक्सटेंशन और मिलेगी और वो सेकेंड आरओसी एक्सटेंशन होगी 60 डेज की। तो अब टोटल आपको जो दिख रहा है यहाँ पर टोटल हो गया आपके पास 120 डेज। ये 120 डेज कैसे हो गया फाइलिंग के लिए? 30 + 30 + 60 इनिशियल 30 days for filing the form CHG1 plus extension, first extension 30 days plus second extension 60 days। अच्छा ये जो 60 डेज मिले हैं यहाँ पर आपको जो पे करना है इसको ना नया नाम दिया गया है, इसको एडिशनल फाइलिंग फीस नहीं बोल रहे हैं, इसको लेट फाइलिंग फीस नहीं बोल रहे हैं। एक पहली बार एक नया नाम सुन रहा हूँ कंपनीज एक्ट में, जो आज से पहले मतलब पिछले 50 साल में कंपनीज एक्ट में ऐसा कभी नहीं सुना, मतलब पहली बार सुन रहा हूँ ये। एड वेलोरम लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी। एड वेलोरम का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मॉर्गेज पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ मॉर्गेज है या वैल्यू ऑफ चार्ज है उतनी ज़्यादा लेट फाइलिंग फीस होगी। पहले आज तक, आज से पहले कभी चार्जेस में ऐसा कभी हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, अब पहली पहली बार ऐसा इंडिया में हो रहा है। तो लेट फाइलिंग फीस हमेशा सुनते थे, लेट फाइलिंग होगी लेट फाइलिंग फीस, लेकिन एड वेलोरम फीस होगी ये पहली बार सुन रहा हूँ इन द फॉर्म CHG1। सो कुल मिलाकर फिलहाल से तो क्या समझ में आया अभी? इनिशियल फाइलिंग 30 डेज में कर दिया तो नॉर्मल फाइलिंग फीस, उसके बाद आरओसी की फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज तो उसमें नॉर्मल फाइलिंग फीस प्लस एडिशनल फाइलिंग फीस, और उसके बाद आरओसी की सेकंड एक्सटेंशन 60 डेज तो नॉर्मल फाइलिंग फीस प्लस एड वेलोरम फाइलिंग फीस, लेट फाइलिंग फीस, दैट इज देयर। टोटल आपका 30 + 30 + 60 बिकम्स 120 डेज। 120 दिन में भी फाइल नहीं किया, 120 दिन खत्म हो गए, उसके बाद तो जेल है। फिर कंपनी सेक्रेटरी को जेल जाने के लिए फिर तैयार रहना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या है? जेल है। सो आफ्टर दैट देर इज जेल, देर इज फाइन, और कहाँ दिया गया? सेक्शन 86 में दिया गया है, सेक्शन 86 में दिया गया है। और जेल कितनी है? मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स। तो छोटी सी जेल यात्रा है और पलक झपकते ही वक्त बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तैयारियां कर लेना, अपना बैग पैक कर लेना, मतलब जो भी है। तो मैक्सिमम जेल इज ओनली अप टू 6 मंथ्स। साथ में कह रहे हैं एड और फाइन। अब ये एड और फाइन का क्या मतलब है? हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है कोई एक हो सकता है सिर्फ फाइन हो सकता है सिर्फ जेल हो, और हो सकता है दोनों हो जाए। और फाइन होगा तो कितना होगा? मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 1 लाख। तो मैं कहूँगा वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, जज साहब की मर्जी है कि सिर्फ फाइन करते हैं या सिर्फ जेल करते हैं या दोनों करते हैं। तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सब कुछ डिपेंड करेगा जज साहब की वाइफ पे। अगर घर में सुबह सुबह अच्छे से पराठे खिलाकर बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करा कर दिल खुश करके भेजा तो जज साहब कहेंगे चलो आज हम अच्छे मूड में, सिर्फ फाइन लगा दो। सुबह सुबह खूब सारी डांट पड़ी है जज साहब को, और मतलब तगड़ा डांट खाकर गए हैं तो हो सकता है गुस्से में बैठे हैं तो जेल कर दें। और सुबह सुबह झाड़ू खाकर और
झाड़ू और वाइपर से पिटाई खाकर आए हैं, तो हो सकता है ज़्यादा दुखी हैं, आज हम दुखी हैं, करो दोनों करो। और कंपनी सेक्रेटरी को पता ही नहीं है कि मुझे मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। खैर जोक्स अपार्ट, जज की मर्जी है। और मामला ये आरओसी के पास नहीं है। आरओसी के पास कब होता है? जब मामला पेनल्टी में होता है। पेनल्टी हो तो आरओसी, हाँ, फाइन हो, जेल हो तो कोर्ट। और उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया एक एक जज को निकाल कर रूम्स अलॉट कर दिया गया और स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए हैं। देन वी आर सेइंग, और वो जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, वेल आप लोगों को शायद मालूम होगा, वो असिस्टेंट सेशन जज के लेवल के कोर्ट्स हैं। असिस्टेंट सेशन जज के लेवल के कोर्ट्स हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके नीचे एडिशनल सेशन जज, उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज, उस लेवल के कोर्ट्स हैं, दैट इज देयर। और एक खास बात यह है कि 2 नवंबर 2018 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर हुआ करती थी, वो पावर अब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक्सटेंशन फर्दर नहीं दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो पावर नो पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन आफ्टर 120 डेज। 2 नवंबर 2018 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हुआ करती थी रीजनल डायरेक्टर के पास, और एकदम से वो हेविली फाइन पेनल्टी और जेल वगैरह में नहीं जाया करते थे। एक्सटेंशंस की पावर्स हुआ करती थी, वो हटा ली। लॉ मेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। लॉ मेकर एक एड वेलोरम ड्यूटी ले आए हैं नई। फिर वो सीजी के पास जो एक्सटेंशन की पावर होती थी वो भी हटा दी, वो भी ख़त्म कर दी 2 नवंबर 2018 से पहले। और अब पहले क्या होता था वो भी बताने वाला हूँ आपको। एक चीज़ और यहाँ छोटी सी ऐड कर दूँ आपकी नॉलेज में। जिस दिन आपका ये फॉर्म CHG1 फाइल हो गया, जिस दिन फॉर्म CHG1 फाइल हो गया, उस दिन ना ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि सारी दुनिया को पता चल गया कि मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, चार्ज है। उस दिन ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, चाहे पता चला हो या ना चला हो, अपने को मतलब नहीं है, ये डीम्ड है, प्रिज्यूम्ड है। इट बिकम्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज। It is deemed to be constructive notice to the world at large. फॉर्म CHG1 फाइल हो गया तो मतलब कहानी खत्म। फॉर्म CHG1 का फाइल हो जाना मतलब सारी दुनिया को पता चल गया कि चार्ज क्रिएट हो गया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज। उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है? ये जो डीम्ड है इसका क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? फ्यूचर में अगर कोई भी बायर कंपनी की वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज है अगर परचेज करता है, तो उसको पता होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है। और लेंडिंग बैंक को एक एक को जाकर बताना नहीं पड़ेगा, बायर को खुद को पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज है या हाइपोथिकेशन है, चार्ज है। तो लेंडिंग बैंक को एक एक को जाकर नहीं बताना पड़ेगा। आई होप गेटिंग दिस। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, द नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज, पूरी दुनिया को पता चल गया है। डीम्ड, डीम्ड को हिंदी में कहता हूँ मैं अपने शब्दों में, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, मान लिया जाएगा कि सारी दुनिया को पता चल गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर मूवेबल और इमूवेबल और इंटेंजिबल चार्ज है। एडिंग ऑन फर्दर इनटू दिस, अब आपके लिए कुछ इसमें ऐड ऑन दे रहा हूँ आपको, और वो ये है, ओल्ड सेक्शन 77 क्या हुआ करता था 2 नवंबर 2018 से पहले। अब प्लीज़ लिखना मत आप ये, और ये कहीं कहीं लिखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पहले होता था। अब ऐसा ना हो कि आप लिख कर बैठ जाओ और एग्ज़ाम में फिर दिमाग में ये भी घूमता रहे। सिर्फ नॉलेज के लिए, ओनली फॉर नॉलेज से, कि पहले हिंदुस्तान में क्या होता था और अब चेंज क्या है, आइडिया होना चाहिए, ताकि पता मतलब आपको खुद को वो उसकी ना इम्पोर्टेंस फील हो सके कि अमेंडमेंट क्या हुई है। ओनली फॉर नॉलेज सेक, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। पहले बोलते थे आपने चार्ज क्रिएट किया कंपनी ने, इट इज़ कंपल्सरी टू फाइल फॉर्म CHG1 विद इन 30 डेज। फिर कहते थे ROC एक्सटेंशन 270 डेज ऑन पेइंग द एडिशनल फीस। वन शॉट ROC एक्सटेंशन मैक्सिमम अप टू 270 डेज, वो 30 डेज और 60 डेज वाला चक्कर नहीं था। वन शॉट ROC एक्सटेंशन 270 डेज, और 300 डेज हो गए। आफ्टर दैट, आफ्टर टोटल 300 डेज, CG और RD में ऑल्सो गिव द फर्दर एक्सटेंशन आफ्टर 300 डेज। तो 30 + 270
300 डेज तक तो आरओसी एक्सटेंशन, आफ्टर 300 डेज सीजी हैज़ द पावर टू गिव द एक्सटेंशन, और सीजी का मतलब रीजनल डायरेक्टर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट द पावर्स वर डेलीगेटेड टू द रीजनल डायरेक्टर, तो कहानी अलग थी, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. बट वंस अगेन आई विल से नॉट फॉर एग्जाम. अभी क्या है आज की तारीख में, रिपीट कर लें एक बार. इनिशियल फाइलिंग 30 days, ROC extension first 30 days on payment of additional fees, and ROC second extension 60 days on payment of ad valorem fees. After 120 days नो सीजी एक्सटेंशन, फिर तो 6 महीने की जेल या फिर साथ में फाइन, दैट इज 25,000 to 1 लाख, दैट इज देयर. तो अभी तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया. और ये डायग्राम तो आपके पास है, आज जो नोट्स आपको मिले हैं तो you have the diagram, maybe in the book form or loose form, whatever you have got today. तो डायग्राम तो आपके पास बना हुआ है ये. एंड वो क्या है, डेट ऑफ क्रिएशन मान लो एक मिनट के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 5 नवंबर 2018 को दैट वाज द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज. तो विद इन 30 डेज मतलब कंपनी शेल फाइल फॉर्म CHG1 CHG9 टू द ROC विद द नॉर्मल फाइलिंग फीस अप टू 4th December 2018 विद इन 30 डेज. उसके बाद ROC में ग्रांट फर्स्ट एक्सटेंशन अप टू 30 डेज, and that goes up to 3rd January 2019, and that is company shall file form CHG1 CHG9 to the ROC with the additional fees. तो पहले normal filing fees थी, अभी additional fees, और उसके बाद ROC में grant second extension up to 60 days, and that makes total 120 days 5th November to 4th March 2019, अभी कल ही खत्म हुआ. And that is company shall file form CHG1 CHG9 to the ROC with the ad valorem fees, that is there. After 120 days CG has no power to grant further extension of time, and moreover the consequences as per section 86, तो वही jail or fine will become applicable. And jail how much? Maximum 6 months. Fine how much? 25,000 to 1 lakh. $25,000 to 1 lakh. Simple. Will become applicable. और बीच में and और जज की मर्जी है. No further extension after that. So that is the complete picture. 3 sections को हमेशा जोड़कर पढ़ा जाता है. Section 77, 78 and 87 are read together. 3 sections को क्लब करके पढ़ा जाता है और तीनों की joint interpretation देखी जाती है कि तीनों की joint interpretation क्या है, और एक कहानी बीच में से निकल कर बाहर आती है कि वो what is that story. Now then I'll say section 77 subsection 1 already बिना पढ़े मालूम है. Whenever a company, whenever Indian company creates any of the registrable charges, जो आप ब्रेक से पहले पढ़ रहे थे, registrable charges हो 15-16 charges on its assets, then the company shall get the charge registered with the ROC by filing the form CHG1 or CHG9. CHG9 कब? अगर चार्ज डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में है तो. और कितने टाइम में फाइल करना है फॉर्म? Within 30 days of the date of creation of charge. And shall get the charge registered, shall means mandatory. Shall get the charge registered, shall means mandatory to file form CHG1 within 30 days of the creation of charge. और CHG1 फाइल कीजिए या CHG9 फाइल कीजिए, shall be digitally signed by 2 persons. 2 लोग डिजिटल सिग्नेचर करेंगे. नंबर 1 borrowing company and number 2 charge holder. चार्ज होल्डर कौन? द लेंडिंग बैंक. चार्ज होल्डर कौन है? लेंडिंग बैंक. द मॉर्गेजी और मे बी द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मे बी द डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर ट्रस्टी ऑन द बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, दैट इज देयर. So I'll say that is the first thing. The form CHG1 CHG9 shall be digitally signed by both, by the borrowing company as well as charge holder. और इसमें ROC 2 extensions देता है, well aggregating up to 90 days. और आपको मालूम है वो कैसे होता है? First extension 30 days, second extension 60 days. 30 days extension के लिए additional fees, और 60 days extension के लिए
ad valorem fee डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मॉर्गेज, वैल्यू ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा. Ad valorem fees. Total extension ROC gives 90 days on the payment of additional fees or ad valorem fees as the case may be, as the case may be, and total becomes your 30 days plus 30 days plus 60 days and total becomes 120 days. So that is how the things are. And then moving on further, ये जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है डिलेड फाइलिंग के लिए, किसी ज़माने में पहले कहते थे, आजकल नहीं कहते हैं, पहले कहते थे फाइल द एप्लीकेशन टू द आरओसी इन द फॉर्म CHG 10. अब ये काम CHG 10 में नहीं होता, आजकल ये काम CHG 1 में ही हो जाता है, दैट लेट फाइलिंग. और फॉर्म CHG 10 इज़ नॉट यूज्ड एनी मोर. रादर आपको MCA की वेबसाइट पे CHG 10 मिलेगा ही नहीं. MCA की वेबसाइट पे फॉर्म CHG 10 है ही नहीं, तो से CHG 10 इज़ एबॉलिश्ड. किसी ज़माने में वो एक्सटेंशन मांगने के लिए, जब पहले वो पुराना वाला सिस्टम था ना 270 डेज एंड ऑल दैट, किसी ज़माने में वो होता था पहले, उसी ज़माने में CHG 10 ख़त्म कर दिया गया था, उसकी जगह CHG 1 लेकर आए थे और बोलते थे कि CHG 1 में ही एप्लीकेशन फाइल कीजिए. तो CHG 10 इज़ एबॉलिश्ड. अब मैंने सिर्फ ये CHG 10 छोड़ रखा है यहाँ पर. क्यों छोड़ रखा है? हो सकता है आप किसी मे बी किसी कंपनी का स्कैनर पढ़ें. अब ये तो नहीं जानता किस कंपनी का आप लेंगे. देयर आर 2-3 कंपनीज इनके स्कैनर आते हैं मार्केट में. हो सकता है कहीं CHG 10 अभी भी लिखा हो सकता है आप CHG 10 पढ़कर कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए वो क्लियर कट लिख करना साथ में बता रहा हूँ आपको कि अपडेट कर लेना. CHG 10 अब एबॉलिश हो चुका है, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन CHG 1 में ही जाती है. Then on the receipt of the e-form CHG 1, the ROC issues finally the form CHG 2, that is a certificate of registration of charge. तो हम CHG 1 फाइल करते हैं कि सर हमारा चार्ज क्रिएट हुआ है, ROC बदले में हमको CHG 2 देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कंटेनिंग अ चार्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें चार्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है. एंड फिर हम कहते हैं फाइनली हमारा चार्ज रजिस्टर हो गया. एंड नाउ इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज. सबको पता होना चाहिए, प्रिज्यूम्ड है कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज चार्ज एग्जिस्ट करता है. अगर हम लोग फाइल ना करें तो, बोरोइंग कंपनी फाइल ना करे तो, और वैसे तो हम कहते हैं बोरोइंग कंपनी को ही फाइल करना चाहिए और उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर भी दोनों के होने चाहिए, बोरोइंग कंपनी के भी और चार्ज होल्डर के भी, एंड विद इन 30 डेज. और फर्स्ट ड्यूटी तो बोरोइंग कंपनी की है. इन फर्स्ट इंस्टेंस इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बोरोइंग कंपनी टू फाइल द फॉर्म CHG 1 और CHG 9 एज द केस मे बी. बट इफ the borrowing company commits a default in the filing of the form CHG 1 CHG 9, तो फिर फाइल कौन करेगा? then it will be filed, it is a duty of charge holder. और मैं ये नहीं कह रहा power, और I'm not using the word power, I'm saying that is duty of charge holder to file the form CHG 1 CHG 9 as the case may be. तो फर्स्ट ड्यूटी किसकी है? फर्स्ट ड्यूटी किसकी है? बोरोइंग कंपनी की. और सेकंड ड्यूटी किसकी है? चार्ज होल्डर की. आई एम स्टिल नॉट यूजिंग द वर्ड पावर, आई एम सेइंग सेकंड ड्यूटी. तो फर्स्ट ड्यूटी बोरोइंग कंपनी की है, फॉर्म टाइमली फाइल हो जाए, और टाइमली फाइल नहीं होता है, 30 डेज खत्म हो गए तो 31st डे, 32nd डे अब ड्यूटी किसकी है? चार्ज होल्डर की है टू फाइल द फॉर्म. और फॉर्म के शुरू में ही CHG 1 में शुरू में पूछ लेते हैं कौन फाइल कर रहा है, हु इज़ द पर्सन हु इज़ फाइलिंग दिस फॉर्म्स, कंपनी इज़ फाइलिंग और चार्ज होल्डर इज़ फाइलिंग. वो फॉर्म के शुरू में पूछ लेते हैं. वो रेडियो बटन आता है बना हुआ, यू नो दैट राउंड बटन, रेडियो बटन, जिस पे क्लिक करेंगे तो बीच में ब्लैक डॉट आ जाएगी. देन however the charge holder is entitled to recover the expenses of filing from the concerned company. जब फाइल करेगा तो concerned कंपनी से अपना रिकवरी कर लेगा, दैट इज देयर. और जो भी खर्चा आएगा, नॉर्मल फाइलिंग फीस प्लस एडिशनल फाइलिंग फीस, इनिशियली चार्ज होल्डर पॉकेट से पे करेगा, अपनी पॉकेट से, और वापस कंपनी से रिकवर कर लेगा. आई होप गेटिंग दैट. बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर कहानी बस इतनी सी है कि फर्स्ट ड्यूटी किसकी है? फर्स्ट ड्यूटी किसकी है? बोरोइंग कंपनी. और बोरोइंग कंपनी ना करे तो सेकंड ड्यूटी इज ऑफ द चार्ज होल्डर. और चार्ज होल्डर जो भी खर्चा करेगा, एक्सपेंस करेगा,
वो वापस रिकवर कर लेगा फ्रॉम द बोरोइंग कंपनी. फाइलिंग फीस, नॉर्मल फाइलिंग फीस और एडिशनल फाइलिंग फीस, व्हाटएवर. और आपके सामने फॉर्म CHG1 है, तो आपको CHG1 में ही दिखाना चाहता हूँ ऊपर ऊपर. वेल, दिस फॉर्म इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड द एप्लीकेंट इज हु. पैरा नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, एप्लीकेंट कौन है, कंपनी है या चार्ज होल्डर है. और मैं थोड़ा सा यहाँ अभी ये हैरान होता हूँ कि कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 आ गया, फिर कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आ गया, लेकिन CHG1 फॉर्म अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है. और यहाँ पर 30 डेज़ और 300 डेज़ पुराना वाला फंडा अभी भी है. 30 डेज़ प्लस 270 टोटल 300 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है. जबकि अब यहाँ पर वो 30 + 60 वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए अब यहाँ पर. तो लॉ में चेंज हुआ है, सेक्शन में चेंज हुआ है, सेक्शन 77 में अमेंडमेंट हुई है, तो साथ साथ फॉर्म भी चेंज होना चाहिए. उम्मीद है कि जल्दी करेंगे, दे विल बी डूइंग इट वेरी सून. फिलहाल तो यहाँ पर जो दिख रहा है, आज भी MC की वेबसाइट से निकालते हैं तो वी फाइंड इट दे आर स्टिल यूजिंग दैट 30 डेज बट विद इन 300 डेज. अब तो होना चाहिए बियॉन्ड 30 डेज बट विद इन 60 डेज, या बियॉन्ड 60 डेज विद इन 120 डेज. अब वो स्लैब्स बन जाने चाहिए विद इन 30 डेज, आफ्टर 30 डेज बट विद इन 60 डेज, आफ्टर 60 डेज बट विद इन 120 डेज. 3 स्लैब्स बनने चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली द नॉर्मल फीस और लेट फाइलिंग एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस. तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि वो लॉ मेकर अभी पता नहीं कब चेंज करेगा, मतलब कर देना चाहिए था अभी तक. देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल गोइंग ऑन फर्दर, तो CHG आपको सिर्फ क्या दिखा रहा था, CHG10 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CHG1 में ही उन्होंने वो आपको विद इन 30 डेज और विद इन 300 डेज या विद इन 60 विद इन 120 डेज का प्रोविजन दिया हुआ है. सेक्शन 87 क्या कहता है अब उसके बाद, सेक्शन 87 कहता है, नाउ एज पर द अमेंडेड सेक्शन 87 दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर 2018, इन द केस ऑफ द डिले बियॉन्ड 120 डेज, CG हैज नो पावर, CG or RD has no power to allow the registration of charge on the payment of any additional fees. तो 120 डेज के अंदर अंदर ROC, आफ्टर 120 डेज जेल, फाइन, पेनल्टी. और फिर आप कहाँ फंसेंगे, सेक्शन 86 में फंसेंगे. दैट इज देयर. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग, एक बार ये पढ़ने से पहले रिपीट कर लें, ऊपर क्या क्या पढ़ लिया. 3 पॉइंट्स पढ़ लिए. नंबर 1, इन जनरल जब भी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, फाइल फॉर्म CHG1 विद इन 30 डेज. और अगर 30 डेज में फाइल नहीं करते तो एक्सटेंशन, फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज, सेकेंड एक्सटेंशन 60 डेज ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल ड्यूटी और एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस. दैट इज देयर. CHG1 फाइल कर दिया, बदले में ROC क्या देगा, CHG2 दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और उसमें चार्ज आइडेंटिफिकेशन नंबर बीच में मेंशन रहेगा. दैट इज देयर. CHG10 की आवश्यकता नहीं है. फर्स्ट ड्यूटी ऑफ बोरोइंग कंपनी टू फाइल द फॉर्म CHG1, और उसमें डिजिटल सिग्नेचर 2 होंगे, बोरोइंग कंपनी का भी और चार्ज होल्डर का भी. लेकिन अगर बोरोइंग कंपनी फाइल नहीं करती तो सेकेंड ड्यूटी ऑफ द चार्ज होल्डर की, चार्ज होल्डर को फाइल करना चाहिए, और जो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, वो रिकवर कर लेगा बैक फ्रॉम द कंपनी. दैट इज देयर फ्रॉम द बोरोइंग कंपनी. देन मूविंग ऑन फर्दर इनटू दैट, वेल आई विल से 120 डेज के बाद no CG power, CG has no power to grant the extension. 120 डेज के बाद तो डिफ़ॉल्ट है, और कंपनी भी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट भी. जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसके लिए आपको मालूम ही है, जेल हाउ मच, अप टू 6 months, और फाइन वेल 25,000 to 1 lakh, और मे बी बोथ, मे बी ओनली फाइन, मे बी ओनली जेल, मे बी बोथ, जज की मर्जी है. ये तो हो गया ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के लिए. कंपनी को तो जेल नहीं हो सकती है, कंपनी को तो जेल नहीं होगी. तो कंपनी के लिए तो नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे तो ऑब्वियसली वेल पेज नंबर 5 पे ही देखोगे, इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स, वेल इन दैट केस कंपनी के लिए तो फाइन है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख. कंपनी के लिए फाइन कितना है, मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम फाइन 10 lakhs. लेकिन फाइन लिखा हुआ है, पेनल्टी नहीं लिखा है. सो व्हेन वी से फाइन तो कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट. पेनल्टी लिखा होता तो ROC, दैट इज देयर.
कंपनी को जेल क्यों नहीं हो सकती? आर्टिफिशियल पर्सन है, सबको पता है कि जेल नहीं हो सकती है. Then charge becomes point number 2, the most important point out of this. Point number 2 and point number 3, the most important. और दोनों को जोड़कर ही पढ़ते हैं. The charge becomes void against the liquidator or against the other creditors who acquire any interest in such property. तो चार्ज void हो जाता है and then the charge remains valid against the borrowing company. अब इसी का इंटरप्रिटेशन ढूंढना है एक के बाद एक. सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे. जब पहली लाइन बोलते हैं ना, the charge becomes void against the liquidator. अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा. हमारी कंपनी ABC लिमिटेड, हमारी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 10 ईयर्स, 10 साल का लोन और 50 करोड़ का लिया. अभी क्या होता है, 10 साल चलते चलते बीच में हमारी कंपनी, और हमने CHG1 फाइल नहीं किया, ना तो हमने फाइल किया ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, किसी ने भी फाइल नहीं किया. हम भी भूल गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भूल गया, चार्ज होल्डर ने भी फाइल नहीं किया. अब 10 साल का लोन 10 ईयर चलते चलते बीच में हमारी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है. अब जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, सारी एसेट्स बेचकर, लिक्विडेटर का तो काम ही है सारी की सारी एसेट्स बेचना, पब्लिक ऑक्शन, कैश आएगा और पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट, फिर कुछ बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लास्ट में कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स सबसे लास्ट में. तो लेकिन सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बीच में वर्कमैन ड्यूज, एम्प्लॉयज ड्यूज, गवर्नमेंट टैक्सेस भी होते हैं. मैं उन सब में अभी नहीं जा रहा हूँ. तो लेकिन ऑर्डर में अगर सिंपल रखता हूँ तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर अनसिक्योर्ड, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर. अभी वो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका फॉर्म CHG1 फाइल नहीं हुआ, वो भी कटोरा लेकर लाइन में खड़े हैं और लिक्विडेटर को बोल रहे हैं लाओ हमारा पैसा भी दे दो. तो लिक्विडेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या ट्रीट करेगा, एज सिक्योर्ड क्रेडिटर और एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. मॉर्गेज डीड है ऑन द स्टैम्प पेपर खरीदा था 5 लाख रुपए का, उसके ऊपर मॉर्गेज डीड बनाई थी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करवाया था. हाँ जी, लेकिन फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया था. लोन एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे है, मॉर्गेज डीड स्टैम्प पेपर के ऊपर बना हुआ है. यू नो स्टैम्प पेपर, एवरीबॉडी नोज दैट हाउ. और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करवाया था. कितने लोग मानते हैं लिक्विडेटर विल ट्रीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? अनसिक्योर्ड, दैट इज बिग मेजॉरिटी. हाउ मेनी थिंग्स सिक्योर्ड? Not even one hand coming up. So exceptions are always there. I love exceptions. But well, I'll say 99.99% everybody says unsecured, and the correct answer is unsecured. Unsecured ही माना जाएगा, क्यों? जो चार्ज क्रिएट हुआ था इन द फेवर ऑफ SBI, वो चार्ज क्या है, वॉइड हो जाता है अगर आप नॉन फाइलिंग करते हैं CHG1 की. हाँ, तो चार्ज वॉइड हो जाता है अगेंस्ट द लिक्विडेटर, मतलब लिक्विडेटर उस चार्ज को चार्ज मानेगा ही नहीं. void against liquidator का मतलब liquidator will consider that charge as void. against का मतलब कोई against में कोई well मशीन गन लेकर अटैक नहीं करने जा रहे हैं. तो against का मतलब यहाँ पर क्या है, the charge becomes void against liquidator, मतलब liquidator के ऊपर उस चार्ज का कोई असर पड़ेगा ही नहीं और liquidator उस चार्ज को चार्ज मानेगा ही नहीं. तो SBI का स्टेटस क्या हो जाएगा, unsecured creditor. getting this? और आंसर तो आपने पहले ही बता दिया, अब क्वेश्चन तो मैं बाद में पूछ रहा हूँ, मतलब डायग्रामेटिकली. सो वी आर सेइंग सिचुएशन 1, वो ABC लिमिटेड हमारी बोरोइंग कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 10 करोड़. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. स्टेप नंबर 1, ABC लिमिटेड हमारी बोरोइंग कंपनी है. स्टेप नंबर 2, हम SBI से लोन ले रहे हैं 10 करोड़, सॉरी 10 ईयर्स एंड 50 करोड़ का लोन ले रहे हैं. स्टेप नंबर 3, हमने मॉर्गेज डीड तो बनाई है ऑन द स्टैम्प पेपर. स्टेप नंबर 3, तो मॉर्गेज डीड बनाई है ऑन द स्टैम्प पेपर, और वो क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैम्प एक्ट, तो हमने फॉलो किया है. इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 फॉलो किया, उसको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर भी करवाया. गड़बड़ क्या हो गई है, फॉर्म CHG वो 1 फाइल नहीं किया है. तो स्टेप नंबर 4, आई से डिफॉल्ट. और क्या डिफॉल्ट है, फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया है. एंड देन वी से कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप. 10 साल का लोन टेन्योर था, 10 साल चलते चलते बीच में अभी 8 साल हो गए अभी यहाँ पर आपके, और 2 साल अभी बाकी हैं आपके. उस बीच में कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप before the repayment becomes due and the liquidator is appointed.
तो step number 5, the company goes into winding up. Step 6, a liquidator is appointed. Now liquidator will treat SBI as what? As unsecured creditor. क्यों? Because form CHG1 is not filed and the charge created in favor of SBI becomes or has become void. Has become void against whom? Against liquidator. और liquidator उस charge को charge मानेगा ही नहीं. लिक्विडेटर उस चार्ज को चार्ज मानेगा ही नहीं. समझ में आ गया ना सबको? एवरीबॉडी गॉट दिस? आपके पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है. पेज नंबर 6, situation 1. You got the table? I'm not reading it. I'm not reading that table. लिखा हुआ है already. Can I change the screen? Yes. Situation 2 ध्यान से देखिएगा. स्टेप नंबर 1 हमारे पास वो बोरोइंग कंपनी है PQR लिमिटेड. स्टेप नंबर 1, तो अभी बोरोइंग कंपनी का नाम चेंज कर दिया मैंने. तो बोरोइंग कंपनी का नाम लेट अस से PQR लिमिटेड. आप चाहो तो सेम रख लो, मतलब फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 2, वी आर टेकिंग दैट SBI लोन 10 years, 50 करोड़ का लोन है और मॉर्गेज डीड बनाई है ऑन द स्टैम्प पेपर एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी गए, रजिस्टर भी करवाया. फिर से गड़बड़ कहाँ पर है? CHG1 फाइल नहीं किया. स्टेप 4, तो दैट इज अ डिफॉल्ट. ना तो हमने फाइल किया ना लेंडिंग बैंक ने. उसके बाद अभी वो लोन टेन्योर चलते हुए बीच में हम एक लोन और लेते हैं. बोरोइंग कंपनी एक लोन और लेती है. स्टेप नंबर 5, द लोन इज टेकन फ्रॉम ICICI बैंक लिमिटेड. 20 साल का लोन ले रहे हैं, 80 करोड़. और बीच में यहाँ पर मान लीजिए लेट अस प्रिज्यूम देयर इज अ गैप ऑफ 2 years एंड स्टिल बैलेंस 8 years. तो इन दोनों लोन्स के बीच में गैप presume 2 years and here it is 8 years. और एक लोन और ले लिया है और मॉर्गेज डीड क्रिएट कर रहे हैं ऑन द स्टैम्प पेपर. E-form CHG1 भी फाइल कर रहे हैं. और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम है क्या है? मॉर्गेज इज ऑन द सेम प्रॉपर्टी. व्हाट इन बाय सेम प्रॉपर्टी? जिस पे SBI से लोन लिया था, जिस प्रॉपर्टी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था और जिस प्रॉपर्टी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गेज दिया था. झगड़ा तो तभी होगा अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए. तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. अब आपको एक लाइन पढ़वाता हूँ, फिर वापस आते हैं. एक लाइन रीड आउट करवाता हूँ, देन आई विल कम बैक टू दिस डायग्राम. तो जहाँ पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था, द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर, उसी पॉइंट नंबर 2 में आगे बढ़िए. आगे क्या लिखा है? द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट other creditors. The charge becomes void against other creditors who acquire any interest in same property. Such property मतलब वही same property. तो charge becomes void against 2 people.
नंबर वन लिक्विडेटर, नंबर टू other creditors, against other creditors who acquire the interest in the same property. तो अब आपके लिए सवाल यहाँ पर ये है, चार्ज तो एक्वायर मतलब आईसीआईसीआई ने भी चार्ज एक्वायर कर लिया इन द सेम प्रॉपर्टी, और एसबीआई का CAG1 फाइल नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ा, 10 साल पूरे हो गए तो डिफॉल्ट हुआ इन द रीपेमेंट ऑफ लोन टू एसबीआई, एंड व्हेन द रीपेमेंट बिकेम ड्यू, ये तब की बात हो रही है ऑन एक्सपायरी ऑफ 10 years, ऑन एक्सपायरी ऑफ 10 years। अब जब झगड़ा हुआ तो एसबीआई क्या करना चाहता है, एसबीआई वांट्स टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, एसबीआई मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, वांट्स द सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, की हमारा लोन रिकवर होना चाहिए, हमारा 50 करोड़ रिकवर होना चाहिए। उस वक्त बीच में भागा भागा कौन आ जाएगा, आईसीआईसीआई बीच में भागा भागा आता है टांग अड़ाने के लिए, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। एसबीआई उनको बोल रहा है आप कौन, आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई से पूछ रहा है आप कौन, इस प्रॉपर्टी पे तो हमारा मॉर्गेज है। एसबीआई को भी आईसीआईसीआई को भी लग रहा है ना कि हमारा ही है ऑन द सेम प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब सवाल आपके लिए है, मान लो कि ये प्रॉपर्टी बिकी और जो हाईएस्ट बिड आई, हाईएस्ट बिडर, वही पब्लिक ऑक्शन हुआ, ऑक्शन हुआ तो जो हाईएस्ट बिड आई, जो हाईएस्ट बिडर आया उसने कहा 90 करोड़ देता हूँ, और इसके ऊपर और कोई बिड आई नहीं। अब वो 90 करोड़ का बंटवारा करना है, पहले किसको मिलेगा फर्स्ट शेयर, सेकंड किसको मिलेगा, फर्स्ट एसबीआई, सेकंड आईसीआईसीआई, फर्स्ट आईसीआईसीआई, सेकंड एसबीआई। How many think first ICICI, second SBI? How many think first ICICI? So I can see 99% hands in favor. Huh? How many think first SBI? One hand. Exceptions are always there. आज exceptions का दिन है, but the majority is correct. क्यों ICICI क्यों? हाँ जी, the charge of SBI has become void against ICICI. Subsequent creditor क्यों? क्योंकि CAG1 फाइल नहीं किया था। तो यही तो पढ़ा ना हमने एक लाइन में, द चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट टू पीपल। कौन से दो लोगों के अगेंस्ट वॉइड हो जाता है, नंबर वन लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड हो जाता है, नंबर टू अगेंस्ट एनी अदर क्रेडिटर। द चार्ज ऑफ SBI has become or is void against ICICI because the form CAG1 of SBI was not filed, was not filed, फाइल नहीं किया गया था। क्लियर है ना, इट वॉज नॉट फाइल्ड। ICICI will treat SBI as unsecured creditor. ICICI will treat SBI as unsecured creditor. तो ICICI SBI को बोलेगा लाइन में एक काम करो, कटोरा लेकर पीछे खड़े हो जाओ, फर्स्ट रिकवरी तो हमारी होगी। और ICICI की अपनी रिकवरी कितनी हो जाएगी, 80 करोड़ तो उन्हीं का है, तो 90 करोड़ में से पता चला 80 करोड़ तो ICICI को ही चला गया। करेंगे ना, तो उस केस में SBI के लिए कितना बचा, हाँ जी 10 करोड़। और अगर 80 करोड़ भी चला गया प्लस इंटरेस्ट वगैरह भी चला गया कुछ, तो हो सकता है ज़्यादा चला गया। बैलेंस जो बचेगा SBI का तो 50 करोड़ था। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना बैलेंस अमाउंट भूल जाए, या बैलेंस अमाउंट के लिए अलग से कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, वो अलाउड है। बैलेंस अमाउंट के लिए अलग से कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग अमाउंट
जो 10 करोड़ यहाँ आता है 10 करोड़ यहाँ रिकवर कर लेंगे, बैलेंस अमाउंट के लिए कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर फिर मालूम है दिक्कत क्या है, वो तारीख पे तारीख वो फिर 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल गया केस लंबा, वहाँ फिर रिकवरी कहाँ होती है आसानी से। और हिंदुस्तान में आज की तारीख में, आज मार्च 2019 में हम बोलते हैं 12 लाख करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं। कितने, हाउ मच, 12 लाख करोड़ के डिफ़ॉल्टर बैठे हैं जो कि लोन रीपे करने में इंटरेस्टेड नहीं है। विजय माल्या तो मतलब क्या है वो, 9,000 करोड़ 9,000 करोड़, बस इतना छोटा सा अमाउंट है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विद 12 लाख करोड़। तो विजय माल्या यही तो कहता है कि बदनाम तो मैं अकेला हूँ, जो देखो मेरा नाम लेता फिरता है। 12 लाख करोड़ रुपए लोग लेकर बैठे हैं, उनके तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो मतलब विजय माल्या हैज़ बिकम पोस्टर बॉय और पोस्टर बैड बॉय ऑफ इंडिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब उसका यही कहना है कि मैं अकेला ही बदनाम हुआ जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट उनको भी तो बदनाम करो मेरे साथ। हाँ जी, कहानी समझ में आ गई ना ये। बाकी अब बैंक अब उलझा रहेगा। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, आईसीआईसीआई बैंक हो या एसबीआई हो, लोन देने से पहले एक काम सारे बैंक्स करते हैं, सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनवाते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ना, अब ये चीज़ टेक्निकली मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में मत लिखना, नॉट फॉर एग्जाम ओनली फॉर नॉलेज। आईसीआईसीआई बैंक ने लोन देने से पहले हायर किया किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट को टू प्रिपेयर द सर्च स्टेटस रिपोर्ट। और इसका पर्पज़ क्या है, सर्च क्या करना है और स्टेटस किस चीज़ का सर्च करना, ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए, एमसीए की वेबसाइट सर्च करनी है। उस बोरोइंग कंपनी जो है पीक्यूआर लिमिटेड का जो वहाँ प्रोफाइल बना हुआ है एमसीए की वेबसाइट पे, वो सर्च करना है। उनका वहाँ रजिस्टर ऑफ चार्जेस बना हुआ है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस सर्च करना है और चेक करके बताना है कि कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कितने कितने चार्ज पहले से हैं, उसी की रिपोर्ट बनानी है। स्टेटस रिपोर्ट किसकी बनानी है? एसेट्स की, कितनी एसेट्स के ऊपर कितने चार्जेस हैं, स्टेटस रिपोर्ट बनानी है। और स्टेटस रिपोर्ट बनाकर किसको देनी है? आईसीआईसीआई को। और आईसीआईसीआई जब प्रैक्टिसिंग सीएस को हायर करता है तो मान लो कि प्रोफेशनल फीस यहाँ पर दे दी 1 लाख रुपीज़, प्रोफेशनल फीस दे दी 1 लाख रुपीज़, और वो 2-3 दिन का काम है तो करके अपना सब डॉक्यूमेंट्स निकाले, डाउनलोड किए, डॉक्यूमेंट्स सारे डाउनलोड किए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से डाउनलोड किए? पीक्यूआर लिमिटेड ने पास्ट में जितने भी CHG 1 फाइल किए हुए हैं, पास्ट में जितने भी CHG 9 फाइल किए हुए हैं, वो सारे डाउनलोड किए बैठकर, और फिर उनको बैठकर स्टडी किया कि कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज है, कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज नहीं है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट बनाकर देनी है। अब यहाँ पर एसबीआई के फेवर में ये जो चार्ज है यहाँ पर, इसका CHG 1 गया ही नहीं था, तो इस प्रॉपर्टी की रिपोर्ट क्या आ रही है? इस प्रॉपर्टी पे पहले से चार्ज है या नहीं है? नहीं है। उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या आ रहा है कि उस पर चार्ज नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि सो एंड सो प्रॉपर्टी जिसके बारे में आईसीआईसीआई बैंक पूछवा रहा है और चेक करवा रहा है कि चेक करके बताओ इस सो एंड सो फैक्ट्री पे सो एंड सो प्रॉपर्टी पे चार्ज है या नहीं है। तो उसमें तो हम रिपोर्ट में क्या दे रहे हैं कि चार्ज नहीं है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक को एक पीस ऑफ माइंड मिल गया कि इस सो एंड सो प्रॉपर्टी पे जिस पे हमें चार्ज मिल रहा है, इस प्रॉपर्टी पे पहले से चार्ज नहीं है जिस पे हमें मॉर्गेज मिल रहा है। इसलिए उन्होंने चुपचाप खुशी खुशी इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज ले लिया। उनको मालूम ही नहीं था कि इस पे चार्ज है। क्यों नहीं मालूम चला? क्योंकि CHG 1 फाइल नहीं हुआ। अगर बोरोइंग कंपनी ने CHG 1 फाइल नहीं किया तो चलो बोरोइंग कंपनी की गलती है, लेकिन क्या एसबीआई की भी गलती है? फर्स्ट ड्यूटी तो बोरोइंग कंपनी की थी, लेकिन सेकंड ड्यूटी किसकी थी? चार्ज होल्डर की। और जो भी खर्चा होता वो बोरोइंग कंपनी से रिकवर कर लेते, लेकिन बोरोइंग कंपनी ने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और चार्ज होल्डर ने, एसबीआई ने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। तो गलती तो कहीं ना कहीं एसबीआई की है ही है उसमें। पता चल रहा है ना? क्लियर है ना? बाकी तो आंसर आप सब लोगों को मालूम ही है, लेकिन ये बीच में एक छोटा सा पॉइंट मालूम होना चाहिए कि हर बैंक लोन देने से पहले क्या करवाता है? सर्च स्टेटस रिपोर्ट करवाता है। और अगर पहले से CHG 1 फाइल हुआ होता तो पकड़ में आ जाता कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से मॉर्गेज है, चार्ज है। कैन आई चेंज द स्क्रीन? तो फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआईसीआई, सेकंड प्रेफरेंस एसबीआई। अगर प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट डिफरेंट होती तो झगड़ा ही नहीं होता, तो डिस्प्यूट ही नहीं होता। डिस्प्यूट क्यों हो रहा है?
बिकॉज द प्रॉपर्टी इज सेम, प्रॉपर्टी सेम है इसलिए सारा डिस्प्यूट हो रहा है. कैन आई चेंज द स्क्रीन? यस. सिचुएशन 3. अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, चलिए पहले एक लाइन पढ़ ही लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं. सिचुएशन 3 के लिए अभी तक जो एनालिसिस हो रहा था वो इस एक लाइन का, तो चार्ज वॉइड हो जाता है. कौन से दो लोगों के अगेंस्ट वॉइड हो जाता है? नंबर 1 लिक्विडेटर के अगेंस्ट और नंबर 2 अदर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट चार्ज वॉइड हो जाता है. एंड द लिक्विडेटर विल ट्रीट and the other creditors will treat SBI in our example as unsecured creditor. Number 3 ध्यान से पढ़ेगा, the charge remains valid against the borrowing company. Charge remains valid against the borrowing company के against valid रहेगा. अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये यहाँ देख लेते हैं सिचुएशन 3 में. और हम कह रहे हैं वही कहानी वैसे ही शुरू हुई. SBI का लोन है स्टेप नंबर 1, मॉर्गेज डीड बनी स्टेप नंबर 2, ई फॉर्म CAG1 फाइल नहीं हुआ, डिफॉल्ट हुआ स्टेप नंबर 3. और हम कह रहे हैं स्टेप नंबर 4, अब ये जो 10 साल का लोन 10 ईयर है, ड्यूरिंग 10 ईयर्स ना तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्दर लोन लिया गया और ना ही कंपनी वाइंडिंग अप में गई, तो कंपनी रिमेन्स गोइंग कंसर्न. कंपनी रिमेन्स गोइंग कंसर्न. और लास्ट में हुआ डिफॉल्ट. अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और चार्ज भी क्रिएट नहीं हुआ. नाइदर द बोरोइंग कंपनी टुक एनी अदर लोन ऑन द सेम प्रॉपर्टी नॉर द कंपनी गोज ऑन टू और वेंट इनटू द वाइंडिंग अप बिफोर द रीपेमेंट ऑफ SBI लोन. दोनों में से कोई गड़बड़ हुई नहीं. ना तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ ना कोई और चार्ज होल्डर आया सेम प्रॉपर्टी के ऊपर. 10 साल पूरे हो गए एंड देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स. अब रीपेमेंट तो नहीं हुआ. SBI वांट्स टू सेल द प्रॉपर्टी. कर सकता है या नहीं कर सकता है? या नहीं, चार्ज वॉइड है. SBI वांट्स सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी. बिडिंग करवाना चाहते हैं और चाहते हैं अपना पैसा रिकवर करना. अलाउड है या अलाउड नहीं है? कितने लोग मानते हैं अलाउड है बिडिंग करवाना, सेल करवाना, पब्लिक ऑक्शन करवाना? I can see near about 75%, 80% hands coming up. कितने लोग मानते हैं नहीं है? This time no exception. हाथ बीच में ऊपर आया फिर झटके से नीचे गया. स्टॉक मार्केट फ्लैक्चुएट होती है. तो चलो एनीहॉज, तो गलती से हो गया सर, गलती से हो गया. बट नाउ द पॉइंट इज इतने सारे लोगों ने अभी भी, मैं कहूँगा 25% लोगों ने हाथ ऊपर किया ही नहीं. हाँ जी. तो 75% तो कह रहे हैं SBI कैन. अच्छा 75% से ही पूछ लेता हूँ, क्यों कह रहे हो भैया आप SBI कैन सेल मॉर्गेज करवा, मतलब पब्लिक ऑक्शन करवा सकते हैं? क्यों करवा सकते हैं? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ जी. क्या कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हैं चार्जेस वैलिड अगेंस्ट द बोरोइंग कंपनी? क्या कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हैं? तो आंसर इज यस. अगर गलती चार्ज होल्डर की है तो गलती कंपनी की भी है, कहने से दोनों की गलती बराबर है. अगर फॉर्म CAG1 फाइल नहीं हुआ तो गलती किसकी है? खाली चार्ज होल्डर की गलती है या बोरोइंग कंपनी की भी है? दोनों की है. फर्स्ट ड्यूटी तो किसकी थी? बोरोइंग कंपनी की थी. उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, तो सेकंड ड्यूटी ऑफ चार्ज होल्डर, उन्होंने भी ड्यूटी पूरी नहीं की. कहने से बोथ ऑफ देम आर एट पार ऑन द सेम फुटिंग. गलती तो दोनों की है, सेम मिस्टेक दोनों ने की है, CAG1 फाइल नहीं किया. तो इसलिए कह रहे हैं आपस में तो चार्ज इज वैलिड. तो आंसर इज यस. क्या SBI अपनी पेमेंट निकाल सकता है? तो आंसर इज यस, अलाउड है, अलाउड है. और उसमें से पेमेंट निकाल लो आपकी जितनी निकलती है. और रीजन क्या है? चार्ज इज वैलिड अगेंस्ट व्हाट? चार्ज इज वैलिड अगेंस्ट बोरोइंग कंपनी.
टेबल आपके पास बनी हुई है सारी, यहाँ टेबल फॉर्म में है, जो आप यहाँ देख रहे हो वो आपके पास टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबल 3, सिचुएशन 3। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। कैन आई चेंज द स्क्रीन? यस। अब मैं कहूँगा थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। हाँ जी, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन, आप वही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है। स्टेप नंबर 2 मॉर्गेज डीड तो बनाई ऑन स्टैम्प पेपर, लेकिन क्या नहीं किया, डिफॉल्ट, CHG1 फाइल नहीं किया। एंड देन वी से ICICI से जो लोन लिया, स्टेप नंबर 4, उसकी मॉर्गेज डीड भी बनी और उसका CHG1 भी फाइल हो गया इमीडिएटली साथ साथ। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना फाइलिंग किया है, लेट फाइलिंग किया है, लेट फाइलिंग किया है ई फॉर्म CHG1 विद द हेल्प ऑफ ROC एक्सटेंशन, बट विद इन 120 डेज, 60 डेज के बाद, लेकिन 120 दिन। एड वैलोरम ड्यूटी, यू नो दैट, हाँ। ROC का सेकेंड एक्सटेंशन लिया, ROC का सेकेंड एक्सटेंशन लिया और एड वैलोरम ड्यूटी पे कर दी और फाइल भी कर दिया विद इन 120 डेज। फाइनली तो फाइल कर ही दिया विद इन 120 डेज। और यहाँ तो झगड़ा जो हो रहा है वो बहुत साल बाद हो रहा है। डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन टू द SBI आफ्टर 10 years। तो यहाँ तो आप ऐसे मान लो कि इधर 45 डेज का गैप है और इधर 25 डेज का गैप है और टोटल 70 डेज का गैप हो गया। और इधर तो बोल रहे हैं आफ्टर 10 years डिफ़ॉल्ट होता है। अब वो SBI वॉन्ट्स, और डिफ़ॉल्ट होता है टुवर्ड्स SBI, तो SBI वॉन्ट्स द सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। और अब तो SBI का फॉर्म फाइल हो ही चुका है और लेट फाइलिंग फीस के साथ फाइल कर ही दिया था। हाँ जी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, हाँ जी, हाउ मेनी थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस ICICI, हाउ मेनी थिंक SBI, हाउ मेनी थिंक ICICI, फर्स्ट ICICI, oh, that is big majority, huh? Then I'll say how many think first preference SBI, 1 2 3 hands coming up, exceptions बढ़ गई हैं थोड़ी सी, हाँ। बिग मेजॉरिटी से फर्स्ट प्रेफरेंस ICICI, 3 लोग कह रहे हैं SBI। जो ICICI कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ICICI? हाँ जी, जब ICICI ने लोन दिया और फाइलिंग की, उससे पहले SBI ने नहीं किया था। सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनी होगी, सर्च स्टेटस रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं होगा, पता ही नहीं चला होगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से मॉर्गेज है, चार्ज है। और अगर डिले हुआ है, SBI ने तो किया है, तो SBI सफ़र। अच्छा, जो लोग उल्टा कह रहे हैं SBI फर्स्ट, क्यों कह रहे हैं SBI फर्स्ट? 3 लोग कह रहे हैं ना SBI फर्स्ट। अच्छा, मॉर्गेज डीड की तारीख पहले की है और मॉर्गेज डीड जिस दिन साइन हुआ था वो पहले की तारीख है, इसलिए उन्हीं को मिलना चाहिए। और 120 दिन की छूट भी तो है, 120 दिन में तो आ ही सकते हैं ना। मतलब दिमाग में तो आता ही डाउट कि 120 दिन का टाइम तो लॉ मेकर ने दिया ही है। तो एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, रूल 4 सब रूल 2 कहता है फर्स्ट प्रेफरेंस ICICI, लॉ मेकर ने लॉ में लिखा हुआ है। तो 99% लोग सही हैं और लॉ में भी यही लिखा है, तो इसलिए झगड़ा खत्म। तो द करेक्ट आंसर इज ICICI। और लॉ मेकर लॉ में ही कह रहा है कि अगर
लेट फाइलिंग आप करवाते हैं, मतलब लॉ मेकर क्या कह रहा है वो सुन लो एक बार ध्यान से। लॉ मेकर क्या कहता है, लॉ मेकर कहता है अगर आप लेट फाइलिंग करवाते हो विद इन 120 डेज, तो उस बीच में अगर कोई और आकर सेम प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट एक्वायर कर लेता है, कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है, तो उसको कोई डैमेज, उसको कोई हार्म नहीं होगा उस बीच में जिसने एक्वायर कर लिया। तो लॉ मेकर ने खुद ही लॉ में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर फॉर्म CHG 1 की आप लेट फाइलिंग करते हैं, तो लेट फाइलिंग करने से पहले बीच में अगर कोई और सेकंड थर्ड पार्टी आ गई और उसने सेम प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, कोई राइट एक्वायर कर लिया, तो उस पार्टी को कोई डैमेज, कोई हार्म नहीं होना चाहिए। वेल, ड्यू टू द लेट फाइलिंग अलाउ कर दिया आपको, लेकिन लेट फाइलिंग की वजह से दूसरी पार्टीज को कोई डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर कट लिखा हुआ है। तो जिसने पहले चार्ज ले लिया, जिसने ICICI ने पहले राइट एक्वायर कर लिया, तो उसका फर्स्ट राइट हो गया, उसका फर्स्ट राइट हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ मेकर खुद ही कह रहा है। रूल 4 सब रूल 2 वो पढ़ेंगे, अभी आपके नोट्स में है ही, दैट इज हियर। और कई लोगों ने तो बिना पढ़े वैसे ही बता दिया, मतलब आप लोग तो जो बिना पढ़े वैसे ही बता रहे हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कोई कम तो है नहीं यहाँ पर। तो MCA तो रूल्स बाद में बताएगा, आप खुद ही बता रहे हो यहाँ पर। सिचुएशन 5, हाँ सिचुएशन 5 बिल्कुल सेम है, सिर्फ मालूम है चेंज क्या किया है, विद इन 60 डेज कर दिया। अब तो 120 डेज भी नहीं है, क्या कर दिया है, विद इन 60 डेज कर दिया। तो जल्दी जल्दी वाला काम कर रहे हैं। $27 days, 10 days, अब तो बहुत जल्दी वाला काम कर रहे हैं। हाँ जी, अब किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। और ROC से एक ही एक्सटेंशन लिया, ROC की फर्स्ट एक्सटेंशन लिया, अभी तो सेकंड भी नहीं लिया। अब अगर 10 साल के बाद झगड़ा होता है, तब SBI wants the sale first कौन, how many think ICICI, how many think SBI, how many think ICICI? No, that is big majority. हाँ, how many think SBI? 60 days है अब तो, 1 2 exceptions will be always there. हाँ, majority is correct, अभी भी वो रूल 4 सब रूल 2। रूल 4 सब रूल 2, फर्स्ट प्रेफरेंस ICICI, सेकंड प्रेफरेंस SBI। एक्सटेंशन लेकर आप फॉर्म फाइल कर रहे हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, एक्सटेंशन ले ली ना आपने, एक्सटेंशन लेकर फॉर्म फाइल कर रहे हो, और बीच में कोई सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी अगर इंटरेस्ट एक्वायर कर लेती है, तो उसके इंटरेस्ट को किसी भी प्रकार की कोई डैमेज, कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो ICICI इज सेफ, ICICI इज सेफ। गेटिंग दैट? कैन आई चेंज द सिचुएशन? हाँ जी, सिचुएशन 6। हाँ जी, इन द सिचुएशन 6 व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, ये तो 120 डेज है, दिस इज 120 डेज। तो पहले SBI CHG 1 फाइल नहीं हुआ था, फिर CHG 1 फाइल हो गया, फिर SBI ROC एक्सटेंशन लिया, CHG 1 फाइल हो गया, 120 डेज। सेकेंड एक्सटेंशन लेकर, फिर जब ये CHG 1 फाइल हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद पंजाब नेशनल बैंक, ये हर जगह बीच में टांग अड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक CHG 1 वंस अगेन ऑन द सेम प्रॉपर्टी वंस अगेन। हाँ जी, एक और बैंक लोन ले लिया हमने। तो स्टेप नंबर 1 SBI लोन, स्टेप नंबर 2 मॉर्गेज शीट क्रिएट हुई, स्टैम्प पेपर, स्टेप 3
CHG1 फाइल नहीं हुआ. स्टेप 4 ICICI loan. Step 5 mortgage deed created on the stamp paper. Step 6 CHG1 फाइल कर दिया. Step 7 ROC extension. Step 8 फाइनली CHG1 यहाँ पर भी फाइल हो गया. Step 9 पंजाब नेशनल बैंक. CHG1 फाइल किया सेम प्रॉपर्टी पे. स्टेप 10 डिफॉल्ट आफ्टर 10 years. SBI wants sale. SBI wants sale. Question is in front of you. How many think first PNB? Nobody? Chaliye, how many think first ICICI? There's big majority. Second? SBI. Third? PNB. तो मतलब SBI को कुछ तो फायदा हुआ ही है CHG1 जमा करने का. अगर CHG1 डिपॉजिट नहीं करवाया होता तो PNB पहले आ जाता. अब कम से कम इतना फायदा तो हो गया कि रैंक 2 में आ गए हैं. रैंक 2 में आ गए हैं. इतना फायदा तो हुआ SBI को. अगर CHG1 डिपॉजिट नहीं किया होता तो रैंक 2 भी नहीं रहता, तो फिर रैंक 3 होता. समझ में आ रही है? 2 लाइनों का खेल है सब, और 2 लाइनों की इंटरप्रिटेशन है. सिचुएशन 7 द लास्ट वन. हाँ जी, यहाँ तो और ही कहानी है. क्या कहानी है? द लास्ट सिचुएशन. कितने दिन में हो गया सब? फटाफट फटाफट फटाफट. बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा. बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा. और सब कुछ कितने दिन में हो गया है? Within 30 days. और यहां तो कोई ROC एक्सटेंशन चाहिए नहीं थी. बोरोइंग कंपनी बहुत शातिर है. At ABC Limited, the borrowing company, step number 1. Step number 2, SBI loan. Step number 3, mortgage deed. Step number 4, E-form CHG1 फाइल. क्या बोलें, किया नहीं किया? किया तो 30 दिन में ही है, तो किया तो है, लेकिन सब्सिक्वेंटली फाइल किया, थोड़ा सा बाद में. 27 दिन लिए हैं. फाइल तो किया है, तो क्रॉस करना तो गलत हो जाएगा कि फाइल नहीं किया. फाइल भी कर रहे हैं और विद इन 30 डेज ही फाइल कर रहे हैं. स्टेप नंबर 4 नहीं बोलते इसको अभी. स्टेप नंबर 4 पे तो बीच में ICICI का लोन हो गया. स्टेप नंबर 5 मॉर्गेज डीड फटाफट बन गई. स्टेप नंबर 6 ICICI ने अपना E-form CHG1 पहले फाइल कर दिया. और स्टेप नंबर 7 SBI ने भी फाइल कर दिया विद इन 30 डेज. हाँ जी. और झगड़ा अभी तो हो नहीं रहा है. झगड़ा तो कब हो रहा है? 10 साल बाद. Now SBI wants the sale of mortgage property. First preference, second preference. How many think first ICICI? How many think first SBI?
How many think first SBI? I can see 60%, 65% hands coming up. How many think ICICI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5. चलिए 8, 8.5 लोग मानते हैं कि ICICI है, but majority says SBI. The answer is SBI. First preference SBI. क्यों? SBI की कोई गलती है ही नहीं, यहाँ तो फाइल ही कितने टाइम में कर रहे हैं, विद इन 30 days तो फाइल ही कर रहे हैं, और ROC एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो कोई रूल 4 सब रूल 2 का भी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो सर एक पॉइंट उठाया गया, सर ICICI की भी तो कोई गलती नहीं है सर, तो क्या मतलब तलवारें निकाल कर खड़े हो जाएं अब? मतलब SBI की भी कोई गलती नहीं है, ICICI की भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर चतुर कौन निकला? बोरोइंग कंपनी। शातिर कौन है? बोरोइंग कंपनी। दो बैंक्स को बेवकूफ़ बना दिया, एक ही प्रॉपर्टी पे दोनों से लोन ले लिया। हाँ जी, सी द थिंग इज कि SBI ने भी क्या लोन देने से पहले सर्च स्टेटस रिपोर्ट क्या इन्होंने भी बनवाई थी लोन देने से पहले? यस, उसमें भी आया था प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है। और ICICI ने भी सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनवाई, उसमें भी आया कि प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है। दोनों रिपोर्ट्स में ये आया। SBI भी इनोसेंट, ICICI भी इनोसेंट, और SBI ने ये तो इंश्योर किया है ना कि हमारा CHG1 फाइल हो जाए विद इन 30 days। टाइमली फाइल हो रहा है ना, कोई लेट फाइलिंग थोड़ी ना है, कोई लेट फाइलिंग थोड़ी ना हो रही है। तो SBI का भी कसूर तो दोनों में से किसी का भी नहीं है, ना तो SBI का ना ICICI का। डिफॉल्टर तो कोई भी नहीं है। हाँ जी, एक सवाल पूछा गया कि सर क्या एक कंपनी एक ही प्रॉपर्टी क्या दो बैंक्स को मॉर्गेज करवा सकती है? तो मैं कहूँगा दो आंसर हैं इसमें। जेन्युइनली भी आंसर येस है और फ्रॉडलेंट तरीके से भी येस है। मतलब आप कौन सा वाला तरीका सुनना चाहते हो? जेन्युइनली वाला तरीका सुनना चाहते हो? मान लो इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, इस प्रॉपर्टी की जो रियल मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट प्राइस है, वो है 200 करोड़, लेकिन जो बिड आ रही है ना, हाईएस्ट बिड, वो कम आ रही है। क्योंकि बिडर्स को भी ना मौका चाहिए होता है, लूट लो कुछ सस्ता मिल जाता तो वो अच्छा है। हाईएस्ट बिडर दे रहा है 90 करोड़ की बिड दे रहा है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 200 करोड़ है। तो अगर एक 50 करोड़ का लोन ले लिया और एक 80 करोड़ का लोन लिया, टोटल लोन कितना ले लिया? 130 करोड़, इतना ही है ना, 130 करोड़ का लोन ले लिया, और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 200 करोड़ की है, और ज़्यादा पकड़ लो 250 करोड़ है। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर 130 करोड़ का लोन ले भी लिया, और SBI को बोला कि हम आपको ना फर्स्ट चार्ज दे रहे हैं, और ICICI को ओपनली बोल देते हैं कि हम आपको सेकंड चार्ज दे रहे हैं, ओपनली बता देते हैं, क्योंकि सर प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है और 250 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50 करोड़ का लोन लिया हुआ है, अभी तो 200 करोड़ की वैल्यू तो अभी बैलेंस है, तो इसलिए 80 करोड़ का लोन और ले रहे हैं। तो जेन्युइनली भी हो जाता है, लेकिन फिर लास्ट में दिक्कतें कब आती हैं? जब बिडिंग होती है, और बिडिंग में नहीं आई बिड, अच्छी बिड नहीं आई, बिड कम आ रही है, उस वक्त कोई बिडर मिल नहीं रहा खरीदने वाला। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए मुश्किल से मिलते हैं ना बायर्स, क्या करें? छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेचनी है, 2 BHK फ्लैट है, तो अब 2 BHK फ्लैट तो कोई भी आएगा 10, 15, 20 लाख, 25 लाख, खरीदो खत्म। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने वाला भी तो नहीं मिलता आसानी से। आपको एक प्रैक्टिकल केस बता देता हूँ उसमें। विजय माल्या साहब, जब वही बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। गोवा में उनके पास एक बंगलो था बीच के ऊपर, हाँ बस प्राइवेट बीच, और बंगलो के अंदर लैविश महाराजा स्टाइल लाइफ, मतलब लैविश बेडरूम्स, और उसके अंदर बेडरूम में क्या है, बेडरूम के अंदर ही बड़े बड़े बार्स बने हुए हैं, मतलब जो ड्राइंग रूम में है बार वो तो है ही है, मतलब ऑब्वियसली विजय माल्या मतलब दारू तो होगी हर जगह।
तो और बड़े बड़े बार्स तो बने ही होंगे, और कंपनी क्या थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स। हाँ, तो रॉयल चैलेंज, बैक पाइपर, मैकडॉवल, और वो तो इंडिया को पिलाने के लिए, लेकिन खुद तो वो जॉनी वॉकर वगैरह वही चलता होगा उनका। तो ह्यूज बंगलो, और बेडरूम के अंदर वेल क्रिस गेल नाम का एक प्लेयर है, मालूम है आपको? उसका पढ़ना कहीं, क्रिस गेल ने ना पूरा बताया हुआ उस बंगलो के बारे में। उसको 3 दिन वहाँ रहने का मौका मिला था व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर द रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम के लिए, कि 3 दिन का स्टे मिला था उसको वहाँ पर। तो उसने कहा ज़िंदगी में मैंने इतना लैविश कभी कुछ देखा ही नहीं है जो उस बंगलो के अंदर है, कि आप बेडरूम में हो, डबल बेड, एक तो डबल बेड का साइज़ इतना बड़ा जिसपे क्रिस गेल जैसे 4-5 लेट जाए, तो डबल बेड का साइज़ इतना बड़ा है। फिर आप उस डबल बेड से जब लुढ़क के नीचे गिरते हो ना, तो नीचे ही जैकुजी बना हुआ है जिसमें नहाने धोने के लिए है। तो आप अगर रात को पी के सोए हो और फिर आप लुढ़क जाते हो, डबल बेड से लुढ़कते ही नीचे जैकुजी में गिरोगे, और आराम से वहीं पर नहाओ, कहीं चलकर नहीं जाना बाथ टब में। तो जैकुजी और वेव वेव मतलब स्पेशल वेव जैकुजी बना रखा है। अच्छा, उससे पूछा गया कि आपको मतलब यहाँ गोवा आप आए हो 3 दिन रहने के लिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए ना हम आपको मंगा कर देंगे। तो क्रिस गेल को लगा कि चैलेंज दे रहे हैं, इनको ऐसी चीज़ बोलता हूँ जो ये नहीं मंगा सकते। तो क्रिस गेल ने कहा कि मेरे बेडरूम में यहाँ पर एलिफेंट ला कर दो, और मैं एलिफेंट पे बाहर निकलना चाहता हूँ। विद इन 1 आवर एलिफेंट केम इनसाइड द बेडरूम। तो डोर साइज इतने बड़े बड़े हैं, और क्रिस गेल अपना वहीं पर एलिफेंट के ऊपर चढ़कर बैठता है और वहाँ से बाहर निकलता है। तो ये वाला तो लाइफ स्टाइल बनाकर रहते थे विजय माल्या साहब। अब वो जब बंगलो बिकने की बारी आई, क्योंकि बंगलो मॉर्टगेज किया हुआ था बैंक को, जब बिकने की बारी आई तो बायर नहीं मिल रहा, और प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी 400-500 करोड़ की। जो बायर मिला उसने 70 करोड़ की बिड दी, 70 करोड़। बाद में नेगोशिएट कर करके उसको 85 करोड़ 90 करोड़ के आसपास लेकर आए। और वो भी बायर कहता है कि मैं तो इसलिए बिड दे रहा हूँ इतनी, क्योंकि मैं विजय माल्या का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस बंगलों में जब वो पार्टीज थ्रो करते थे, तो मैं भी गोवा का रहने वाला हूँ तो मुझे बुलाया करते थे, और आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन ऑफ गोवा। तो मैं इस बंगलों में वो पार्टीज अटेंड करने के लिए आया करता था जब विजय माल्या साहब पार्टीज थ्रो करते थे, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट। और उनका तो मतलब मोटो था, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो आई यूज टू बी अटेंडिंग, तब से ये बंगलो मेरी आंख में अटका हुआ था कि काश ऐसा बंगलो मेरा होता। अब मौका मिल रहा है तो चलो, आई एम बाइंग। लेकिन 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी एंड यू आर बाइंग एट 70 करोड़, तो होता है ऐसा। और बैंक भी मजबूरी में बेच रहा है क्योंकि और कोई बिडर मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा हो जाता है। खैर एनी हाउस, तो ये जेन्युइन केसेस बन जाते हैं ऐसे वाले, और उसमें फिर सामने दिख ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, कुछ दिनों के लिए, इन 10 दिनों के लिए आईसीआईसीआई का फॉर्म CHG 1 फाइल हो चुका था, और तब एसबीआई का तब तक फाइल नहीं हुआ था। सिर्फ 10 दिनों के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 दिनों के लिए आईसीआईसीआई को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं? अगर उन दिनों में कोई झगड़ा हो जाता तो, और एसबीआई को सेकंड दे देते हैं, सिर्फ 10 दिनों के लिए, ड्यूरिंग दोज 10 डेज जब तक एसबीआई का फाइल नहीं हुआ था फॉर्म। हालांकि झगड़ा इतनी जल्दी अराइज होता कहाँ, झगड़ा तो तब अराइज होगा ना जब डिफ़ॉल्ट होगा, तो प्रेफरेंस तो तब देखनी पड़ेगी। लेकिन कोई कहे कि 10 दिनों में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, तो टेक्निकली ऐसा लगता है, टेक्निकली कि 10 दिनों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए बीच में यहाँ पर, आईसीआईसीआई को, क्योंकि आईसीआईसीआई का फॉर्म फाइल हो चुका था। दैट वाज देयर, गेटिंग दैट। तो वो सातों सिचुएशंस आ गई समझ में। अब एक पॉइंट उस पेज पे अभी बाकी है, नीचे नीचे हमारा, द वन लास्ट बैलेंस पॉइंट ऑन दिस पेज, एंड दैट इज लोन मनी बिकम्स इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड after the expiry of 120 days if so mentioned in the loan agreement। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि 10 साल का लोन टेन्योर है, 10 ईयर्स, तो लेंडिंग बैंक 10 साल इंतजार नहीं करेगा। फॉर्म CHG 1 फाइल नहीं किया ना, तो अगर अगर लेंडिंग बैंक डिमांड करता है ना कि मेरा पैसा तो अभी रीपे करो, मेरा लोन जो है ना वो 50 करोड़, वो 50 करोड़ अभी के अभी रीपे करो 120 डेज खत्म होते ही, अगर वो मांगता है तो बोरोइंग कंपनी को 120 दिन खत्म होते ही लोन रीपे करना पड़ेगा। द लोन मनी बिकम्स इमीडिएटली रीपेबल ऑन डिमांड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज इफ सो मेंशन इन द लोन एग्रीमेंट। और लोन एग्रीमेंट में ये बात लिखी है, क्या लिखा है, क्या लिखा है कि अगर फॉर्म CHG 1 फाइल नहीं हुआ तो 120 डेज खत्म होने के बाद हम अपना पैसा वापस मांगेंगे और आपको इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा। तो लोन रिमेन्स वैलिड, इसका मतलब क्या है, लोन रिमेन्स वैलिड। चार्ज वॉइड हो रहा होगा, चार्ज, और चार्ज भी किसके अगेंस्ट वॉइड हो रहा है, लिक्विडेटर के अगेंस्ट और अदर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट। कंपनी के अगेंस्ट तो चार्ज भी वैलिड है। और पॉइंट नंबर 4 को दूसरे वर्ड्स में कहूँगा, लोन रिमेन्स वैलिड। ऊपर चार्ज की बात हो रही थी और यहाँ चार्ज की बात नहीं हो रही है, यहाँ
लोन की बात हो रही है। लोन रिमेन्स वैलिड अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी को लोन तो रीपे करना ही है, कंपनी लोन रीपे करने से तो मना कर नहीं सकती। और हम तो कह रहे हैं एग्रीमेंट में शुरू से मेंशन था, लोन एग्रीमेंट में, कि 120 डेज में अगर CAG1 फाइल नहीं हुआ तो हम 120 डेज खत्म होते ही अपना रीपेमेंट मांग लेंगे और आपको इमीडिएट रीपेमेंट देना पड़ेगा। एंड वी विल नॉट वेट, द बैंक विल नॉट वेट फॉर द एक्सपायरी ऑफ लोन टेन्योर, बैंक जो है लोन टेन्योर एक्सपायर होने तक इंतजार नहीं करेगा। तो एक बार बिना पढ़े 4 पॉइंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग। पहला पॉइंट जेल फाइन वगैरह, सेक्शन 86। दूसरा पॉइंट चार्ज बिकम्स वॉइड अगेंस्ट liquidator and against others, other creditors having interest in the same property. Number 3, charge remains valid against borrowing company. Number 4, the loan is valid and it is immediately repayable after expiry of 120 days if the lending bank demands and if it is so mentioned in the loan agreement there. Next page आपका हो ही चुका है, you are through with section 86 और पेज नंबर 6, 7, 8, 9 भी हो गया आपका, वो सारी टेबल्स आपकी हो ही गई। और सेक्शन 77 के बारे में बोलूं तो ये पेज भी आपका, पेज नंबर 10 आपका 90% तो हो ही चुका है, सेक्शन 77। और आपको ऑलरेडी मालूम है ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग द चार्ज विद इन इंडिया और outside India on its assets, properties, undertakings, whether tangible or intangible, situated in India or outside India, to register the particulars of the charge. How to register? By filing the form CAG1. Sign कौन करेगा? Signed by company and charge holder together with the instrument, if any, creating the charge on the payment of the fees and in such manner within a period of 30 days of creation of charge. और डिवेंचर होल्डर्स के फेवर में है तो CAG9 और ROC आपको 2 एक्सटेंशन दे रहा है। अच्छा, पुराने ज़माने में कितनी देता था? पुराने ज़माने में 270 डेज एक्सटेंशन देता था, तो 30 + 270 300 डेज हो जाता था। लेकिन वो कब की बात हो रही है? बिफोर चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018। If it is created on or after 2 November 2018, वही Companies Amendment Ordinance 2018 और Companies Amendment Ordinance 2019 with effect from 2 November 2018, तो इसमें ROC आपको जो एक्सटेंशन दे रहा है, फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज, 60 डेज का ब्रेकअप कैसे किया है? फर्स्ट एक्सटेंशन 30 डेज, ये आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन है, ये इनिशियल है। और इसके लिए क्या पे करना है? एडिशनल लेट फाइलिंग फीस। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज, तो 60 + 60 120 डेज, या ऐसे कह लीजिए 30 + 30 + 60 120 डेज। तो यहाँ तक एडिशनल फीस पे चल रहा था मामला, और मैं कहूँगा ये ऊपर इतना रेलिवेंट नहीं है, बट क्लॉज ए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अब हम पुरानी हिस्ट्री में ना जाएं। लेकिन एक चीज़ ये भी डर लगता है कि हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछें कि 27 अक्टूबर 2018 को चार्ज क्रिएट हुआ था और उसके बाद ना लेट फाइलिंग वगैरह का बताओ, तो फिर आपको कौन से वाले प्रोविज़न बताने पड़ेंगे? पुराने वाले बताने पड़ेंगे। गेटिंग दैट? क्वेश्चन पेपर में अगर वो पेपर सेटर ने सोच ही लिया ना कि ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट ख़राब ही करना है, अगर वो सोच के ही बैठा है तो तारीख ऐसी डालेंगे कि आप फिर उलझे रह जाओ उसके अंदर। तो याद रखना 2 नवंबर 2018 से पहले वाला है, तो वही 300 डेज तक जा सकते हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द क्लॉज ए अबव ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, तो एक को ए से ज्वाइन कर लीजिए। then the registration will be made within maximum 6 months from 2 November 2018 on the payment of such additional fee as may be prescribed। तो आपको कह रहे हैं या तो 270 डेज ले लो आप एक्सटेंशन, या फिर 6 months ले लो एक्सटेंशन, whichever is longer, whichever is later। whichever is longer कह लो या later कह लो,
या तो 270 डेज वाला ले लो या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 2018। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो और दोनों में से विच एवर इज लॉन्गर। अब वो तो तारीखों पे डिपेंड करेगा सारा। अगर तारीख आपकी यहाँ पर जो है वो बिफोर 2 नवंबर 2018 लेकिन बहुत पहले वाली है, और 2 नवंबर 2018 के बाद आपका जो 270 डेज भी आगे जा रहा है वो जल्दी खत्म हो रहा है, 2 महीने में ही खत्म हो रहा है। 2 महीने में क्यों खत्म हो रहा है? 2 नवंबर 2018 के बाद 2 महीने में ये 270 डेज कैसे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि चार्ज बहुत पहले क्रिएट हुआ था। मे बी की लेटेस्ट से चार्ज क्रिएट हुआ था ऑन 2 मार्च 2018। 2 मार्च 2018 को अगर चार्ज क्रिएट हुआ था तो उसमें तो 30 दिन इनिशियली 2 अप्रैल 2018 तक जा रहे थे, और उसके बाद 270 डेज एक्सटेंशन। तो पता चलेगा वो 270 डेज जल्दी खत्म हो रहा है। और इधर जो 6 मंथ्स मिल रहे हैं फ्रॉम 2 नवंबर 2018, ये टेन्योर ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? विच एवर इज लॉन्गर। तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज क्या था? 2 मार्च 2018। डेट ऑफ क्रिएशन 2 मार्च 2018। तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा 2 अप्रैल या 1 अप्रैल 2018 तक 30 डेज, और उसके बाद फिलहाल से अप्रैल से लेकर शुरू कर देंगे तो 270 डेज मतलब 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स विल गो अप टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आपके वो आपने फाइल नहीं किया, CHG-1 फाइल नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 नवंबर से आपको कितना टाइम और दे रहे हैं? 6 मंथ्स और दे रहे हैं अभी आपको, दैट इज देयर। तो इसलिए कह रहे हैं विच एवर इज लॉन्गर। और अगर यहाँ पर ही चार्ज क्रिएट हुआ था 2 अक्टूबर को ही चार्ज क्रिएट हुआ था, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर चार्ज क्रिएट हुआ था, तो होपफुली फिर वो 270 डेज वाला ज़्यादा लंबा जाएगा, फिर उसमें 6 मंथ्स जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लॉ मेकर ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है पुराने वालों को। नए वालों के लिए तो ये क्लॉज बी टू क्लॉज बी हम कंबाइन कर ही रहे हैं। Then we say, well, provide that any subsequent registration of the charge shall not prejudice the rights। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम टू सेम रूल 4 सब रूल 2 में है। ये वही बात हो रही है कि SBI ने एक्सटेंशन लेकर अपना फॉर्म फाइल कर दिया CHG-1, तो उस बीच में अगर ICICI ने अपना चार्ज क्रिएट किया है तो उसको प्रेजुडाइज नहीं होगा। प्रेजुडाइज नहीं होगा मतलब डैमेज नहीं होगी, क्षति नहीं होगी टू द ICICI। तो सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, हमारे वाले एग्जांपल में सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन कौन करवा रहा है? लेट फाइलिंग कौन कर रहा था? हमारे वाले एग्जांपल में SBI सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन करवा रहा था ROC एक्सटेंशन लेकर। ऑफ द चार्ज शेल नॉट प्रेजुडाइज एनी राइट एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। ये राइट्स किसने एक्वायर कर लिए थे बीच में? ICICI ने राइट्स एक्वायर कर लिए थे बीच में। एनी राइट्स एक्वायर्ड बाय ICICI in respect of any property before the charge is actually registered in favor of SBI। SBI के फेवर में रजिस्टर होने से पहले बीच में किसी और ने राइट एक्वायर कर लिया। हमारे एग्जांपल में किसने एक्वायर किया? ICICI ने। तो लॉ मेकर खुद ही कह रहा है कि उसको प्रेजुडाइज नहीं होगा, मतलब उसको डैमेज नहीं होगी, मतलब ICICI को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। 100 बातों की एक बात, ICICI को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, SBI को सेकंड, क्योंकि ICICI ने पहले करवा लिया था और SBI ने एक्सटेंशन लेकर बाद में करवाया। क्लियर है ना? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेल दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू सच चार्जेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अब प्रैक्टिकली अभी तक तो रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब्ड है नहीं, अभी तक तो नहीं है, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उन चार्जेस को जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब उनके लिए CHG-1 फाइल ही नहीं करना पड़ेगा। विच विल बी मेड, द रूल्स विल बी मेड इन कंसल्टेशन विद RBI के साथ कंसल्टेशन में बनाएंगे। लास्टली स्पीकिंग, हमने वो CHG-1 फाइल किया तो ROC हमें क्या दे रहा है? CHG-2 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Well, and we are saying to the company and as the case may be to the person in whose favor the charge is created, that is there। और लास्ट लाइन, notwithstanding anything contained in any other law। हिंदुस्तान के सारे लॉ गए भाड़ में, हिंदुस्तान के सारे लॉ गए भाड़ में। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 गया भाड़ में, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 गया भाड़ में। एक बार आपको बोल दिया CHG-1 फाइल नहीं किया तो फिर आपका स्टेटस क्या है?
unsecured creditor against liquidator against other creditors. So for the timing in force, well, once again I repeat, notwithstanding anything contained in any other law in India, well, अच्छा ये सारे के सारे लॉ भाड़ में नहीं जाएंगे, वो लॉज भाड़ में चले जाएंगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये सेक्शन 77 सबसेक्शन 3 के साथ. For the timing in force, and no charge created by a company shall be taken into account by the liquidator or by any other creditor unless it is duly registered. जब तक रजिस्टर नहीं हो जाता and a certificate of registration is given by the ROC. जब तक ROC से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, ना तो लिक्विडेटर उसको चार्ज मानेगा, ना तो अदर क्रेडिटर्स उसको चार्ज मानेंगे. तो वो आपने सिचुएशन 1 कहने से डायग्राम में जो सिचुएशन 1 किया और सिचुएशन 2 किया. सिचुएशन 1 लिक्विडेटर वाला डायग्राम 1 और डायग्राम 2 एनी अदर क्रेडिटर, दैट वाज सिचुएशन 2. Then nothing in this subsection 3 shall prejudice any contract or obligation for the repayment of money as secured by a charge. तो subsection 3 किस चीज के लिए मना नहीं करता है, किस चीज को प्रेजुडाइज नहीं करता है, किस चीज को डैमेज नहीं करता है? लोन एग्रीमेंट को. किस चीज को डैमेज नहीं करता है? लोन एग्रीमेंट को या रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को. ये जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है या रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन है. तो ये सबसेक्शन 3 जो ऊपर दिया गया है, जब बोलो ना लिक्विडेटर उसको नहीं मानता, लिक्विडेटर नहीं मानता ना, अदर क्रेडिटर्स नहीं मानते ना, कंपनी मानेगी या कंपनी भी नहीं मानेगी? बोरोइंग कंपनी तो मानेगी. बोरोइंग कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है वो तो अभी भी वैलिड है. नथिंग इन सबसेक्शन 3 शैल प्रेजुडाइज और इंजर और डैमेज द लोन कॉन्ट्रैक्ट. लोन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आया, लोन एग्रीमेंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आया, मॉर्गेज डीड के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आया. जहाँ तक बैंक और बोरोइंग कंपनी के बीच की बात है तो एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज फाइन. लोन एग्रीमेंट इज फाइन, मॉर्गेज डीड इज एब्सोल्युटली ओके, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन के ऊपर भी कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आया. तो जो हम प्रीवियस पेज पे बात कर रहे थे, या कहना चाहिए जहाँ पर वो 4 पॉइंट लिखे थे, तो जो बॉटम लाइन लिखी थी कि लोन तो रीपेबल है and for the repayment of money secured by the charge. तो loan is perfectly valid against the company. और जो आपने point number 3 और point number 4 पढ़ा था ना, अब वो यहाँ आ जाएगा. And that was page number 4 on the bottom. Page number 4 on the bottom. Point 3 and point 4. उसको यहाँ connect कर सकते हैं. तो पेज नंबर 4 ऑन द बॉटम हैज़ अ कनेक्शन विद द पेज नंबर 11 ऑन द टॉप. और फर्स्ट पैरा जो यहाँ पर दिया गया, दैट इज वंस अगेन आई विल से पेज नंबर 4 पॉइंट नंबर 2. तो लॉ मेकर की लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई होती है, हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, बस इतना ही है. दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज बात वही की वही है. मैंने थोड़ा सा वहाँ सिंपल वर्ड्स में लिखा था, यहाँ लॉ मेकर की लैंग्वेज में लिखा है. तो यहाँ आकर हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 77 के साथ हमने वो बेस कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ वन मोर क्लास एंड द चैप्टर विल बी ओवर. लेकिन मीनवाइल आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको घर जाकर वो इंडेक्स का जो फर्स्ट पेज है, सेक्शन नंबर्स, कोशिश कीजिएगा, याद कीजिएगा. ट्राई टू रिमेंबर दोज, वेल मेमोराइज दोज सेक्शंस इफ यू कैन. दैट इज स्मॉल होमवर्क फॉर यू. And now also section 87 new modified amended from 2nd November 2018 onwards. और इसमें पुराना क्या था वो आपको बता देता हूँ. पुराना ये था कि 300 दिन खत्म होने के बाद, आफ्टर 300 डेज, चाहे मामला क्रिएशन का हो या मॉडिफिकेशन का हो या सेटिस्फेक्शन का हो, आफ्टर 300 डेज गो टू द आरडी रीजनल डायरेक्टर एंड रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम. आफ्टर 300 डेज आरडी हैज द पावर टू गिव द एक्सटेंशन. अब वो क्रिएशन और मॉडिफिकेशन में तो आरडी के पास कोई पावर अब तो नहीं है. 2 नवंबर 2018 के बाद अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो यहाँ लैंग्वेज काफ़ी चेंज हुई है सेक्शन 87 के अंदर. अब कौन से केस में एक्सटेंशन देने की पावर है और कौन से केस में एक्सटेंशन देने की पावर नहीं है वो चेक कर लीजिएगा. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब आज की तारीख में कौन से केस में है. नंबर 1 हम कह रहे हैं इफ सीजी इज सेटिस्फाइड. वैसे सीजी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट द पावर्स आर डेलीगेटेड टू आरडी इन दिस सेक्शन रीजनल डायरेक्टर. इंडिया में कितने आरडी हैं?
7, हाँ 7 RDs in India. ROC 24, MCA only 1, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सिर्फ एक, शास्त्री भवन. RDs, RD नॉर्थ, RD साउथ, RD ईस्ट, RD वेस्ट. RD नॉर्थ ईस्ट, RD साउथ वेस्ट, RD साउथ ईस्ट एंड RD नॉर्थ वेस्ट. Hyderabad south east, Ahmedabad north west, and north east Shillong. That is here. So if the MCA or RD is satisfied that कि जो omission हुआ to give the intimation to the ROC or regarding the payment or satisfaction within, और payment का मतलब यहाँ कौन सी payment? 100% payment, repayment कह लीजिए, 100% repayment of loan along with the interest. Omission हुआ, intimation नहीं दिया था, within the time as given in section 82, then you file the application in the form CHG 8 after how many days? अभी तक जो सेक्शन 82 के साथ कनेक्ट कर रहे थे हम इसको, अब सेक्शन 82 में कितना था? 30 प्लस 270, तो वो 300 डेज था. और इसको मैं बोलूँगा देन इट इज़ आफ्टर 300 डेज. इंटीमेशन नहीं दिया टू द ROC within the time required, or within the time required how much? Within how many days? 300 days. तो after 300 days file application to CG in that case. अब इसको वहाँ कनेक्ट करते हैं तो 300 दिन ही निकल रहा है फिलहाल, आज की तारीख में बोल रहा हूँ, मार्च 2019 में ऐसा है. आगे आने वाले टाइम में फिर लॉ मेकर कुछ अमेंडमेंट ले आए तो पता नहीं. देन और ये तो अभी तो सभी चार्जेस के लिए, चाहे पुराने वाले चार्ज हों 2 नवंबर 2018 से पहले वाले चार्ज हों, चाहे 2 नवंबर 2018 के बाद, फुल सेटिस्फेक्शन कभी भी हुआ हो, फुल सेटिस्फेक्शन 2 नवंबर 2018 से पहले हुआ हो या फुल सेटिस्फेक्शन 2 नवंबर 2018 के बाद हुआ हो. वेल 300 डेज तक, अप टू 300 डेज ROC, आफ्टर 300 डेज देन RD. और 300 डेज के अंदर फीसेस वो होंगी जो टेबल आपने देखी पेज नंबर 20 पे जो आपने टेबल देखी. देन नेक्स्ट वन है ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इन द पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी चार्ज और मॉडिफिकेशन. मे बी क्रिएशन के टाइम पे भी, ये क्रिएशन के टाइम पे भी हो सकता है, क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन. उस वक्त फॉर्म में कोई गलती हो गई थी, कोई ओमिशन हो गया था, कुछ बताना रह गया था, कुछ मिस स्टेटमेंट हो गई थी, कोई टाइपिंग एरर, कुछ मिस्टेक हो गई थी, और उसको अब हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं. विद रिस्पेक्ट टू एनी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन और द अदर एंट्री मेड इन द परसुएंस ऑफ सेक्शन 82 और सेक्शन 83. सॉरी, यहाँ तो जो लग रहा है कुछ और ही लग रहा है. तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर. नंबर 1 चार्ज क्रिएट होने का भी है, और मॉडिफिकेशन का है, और विद रिस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन भी है, मतलब तीनों के लिए है. गलती कहीं भी हो सकती है, CHG 1 में भी हो सकती है, CHG 4 में भी हो सकती है. उस गलती को ठीक करवाना चाहते हैं, और हम बोल रहे हैं कि वो गलती जो हुई थी वो एक्सीडेंटल है, मतलब मिस्टेक. और इनएडवर्टेंस का मतलब भी जेन्युइन मिस्टेक, हमारी कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं थी, जेन्युइन मिस्टेक, इनएडवर्टेंस. तो जो भी गलती हुई एक्सीडेंटल हुई, इनएडवर्टेंस से हुई, जेन्युइन मिस्टेक थी, और सम अदर सफिशिएंट कॉज, या फिर वो गलती होने के पीछे कोई कारण था, और इट इज नॉट ऑफ द नेचर टू प्रेजुडाइज द पोजीशन ऑफ द अदर क्रेडिटर्स. किसी और को प्रेजुडाइज नहीं कर रहे. प्रेजुडाइज मतलब बैड इफेक्ट, किसी के और के ऊपर क्या बोलते हैं वो, दुष्प्रभाव नहीं डाल रहे किसी और के ऊपर. एडवर्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं डाल रहे किसी भी क्रेडिटर के ऊपर या शेयर होल्डर के ऊपर. तो नंबर 1 लेट फाइलिंग करना चाहते हैं किसकी? सिचुएशन नंबर 1 लेट फाइलिंग किसकी करना चाहते हैं? CHG 4. CHG 4 की लेट फाइलिंग करना चाहते हैं. केस कौन सा है? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का है. और दूसरा है कि आपकी CHG 1 या CHG 4 में कुछ रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं. रेक्टिफिकेशन इन CHG 1 और CHG 4. तो 2 केसेस बन गए. लेट फाइलिंग ऑफ CHG 4 करना चाहते हैं. लेट फाइलिंग ऑफ CHG 1 नहीं है यहाँ पर अब. और यहाँ पर आज जो आपको पॉइंट A और पॉइंट B दिख रहा है, ये किसी ज़माने में पॉइंट B और C था, A कोई और था. वो पॉइंट A क्या था? क्रिएशन और मॉडिफिकेशन.
की नॉन फाइलिंग, लेट फाइलिंग। पॉइंट ए हुआ करता था, वो पॉइंट ए डिलीट कर दिया, बी को सी बना दिया, सी को बी बना दिया, बेसिकली जो चेंज किया 2 नवंबर 2018। मतलब 100 बातों की एक बात, सेटिस्फेक्शन के केस में आफ्टर 300 डेज आरडी एक्सटेंशन है, और क्रिएशन मॉडिफिकेशन के केस में आफ्टर 120 डेज फिर सेक्शन 86 में वो 6 महीने की जेल और 25,000 से 1 लाख की पेनल्टी, वो सब कुछ रहेगा, उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। क्या लॉ मेकर स्ट्रिक्ट हो गया है रिगार्डिंग क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन? देन एक चीज़ और जो नीचे कह रहे हैं, वेल सीजी मे पास द ऑर्डर, आरडी मे पास द ऑर्डर टू द आरओसी। तो और अच्छा, एप्लीकेशन कहाँ से आई है ये लेट फाइलिंग के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए? एप्लीकेशन फाइल करने वाला कौन है? या तो बोरोइंग कंपनी या फिर एनी पर्सन इंटरेस्टेड। अब ये पर्सन इंटरेस्टेड कौन है? चार्ज होल्डर, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी। और एप्लीकेशन फॉर्म जो बीच में आपको ब्रैकेट में बार बार नजर आ रहा है, कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है? एप्लीकेशन फॉर्म CHG 8। तो 300 डेज खत्म होने के बाद सीधा CHG 4 फाइल नहीं करना, पहले CHG 8 फाइल करना है, परमिशन मांगनी है फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ CHG 4, परमिशन मिलेगी फिर CHG 4 फाइल करना है इन दैट केस। और ऐसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करवाना है तो उसके लिए भी पहले एप्लीकेशन फॉर्म CHG 8 पहले जाएगा, फिर परमिशन मिलेगी, फिर CHG 4 फाइल करेंगे। और फाइनली आरडी में पास द ऑर्डर, आरडी में अलाउ, आरडी में नॉट, आरडी की मर्जी है, ऑप्शन है, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आरडी अलाउ कर देता है हमेशा, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया कि आरडी अलाउ नहीं करेगा। लेट फाइलिंग करेंगे तो ठीक है, लेट फाइलिंग फीस लेंगे और क्या हो जाएगा, बस दैट्स इट। वो आरडी अब बताएगा कि लेट फाइलिंग फीस कितनी, और वो कहीं ना तो सेक्शन में लिखी है ना रूल्स में लिखी है। आरडी विल डिसाइड कि अब लेट फाइलिंग फीस कितनी देनी है, क्योंकि आप 300 दिन के बाद आ रहे हो, मोर देन 300 डेज। तो अब वो लेट फाइलिंग फीस आरडी की अपनी मर्जी है। On receiving the application and on the terms and conditions as the CG may deem just and expedient, ये आ गया ना terms and conditions। तो terms and conditions में क्या आएगा? लेट फाइलिंग फीस। RD will pass the order and give the direction that time of giving of intimation for the payment or satisfaction shall be extended, or require that the omission or the misstatement shall be rectified। और आरडी ये ऑर्डर दे किसको रहा है? टू होम? टू द आरओसी। आरडी ये ऑर्डर किसको दे रहा है? टू द आरओसी की लेट फाइलिंग अलाउ कर दो, CHG 4 की लेट फाइलिंग अलाउ कर दो या रेक्टिफिकेशन अलाउ कर दो। आरडी इज पासिंग द ऑर्डर टू द आरओसी। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, पूरे कंपनीज एक्ट में एक थंब रूल है, 99% सच है, 1% एक्सेप्शंस हैं। और वो 99% सच क्या है कि जब भी हम NCLT ऑर्डर लेकर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑर्डर लेकर आते हैं, आरडी का ऑर्डर लेकर आते हैं, तो एक इंटीमेशन हमेशा आरओसी को जाती है इन द फॉर्म INC 28 कि हम इनका ऑर्डर लेकर आए हैं। कौन से 3 ऑर्डर? या तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑर्डर, या फिर आरडी का ऑर्डर। तो पूरे कंपनी लॉ में इन तीनों में से किसी भी एक का ऑर्डर ऑब्टेन करते हैं तो ऑलवेज फाइल इंटीमेशन टू द आरओसी इन द फॉर्म INC 28। तो अब जो समझ में आ रहा है ना, जो प्रोसीजर यहाँ पर रहेगा, स्टेप नंबर 1 तो एप्लीकेशन फाइल हो गई, एप्लीकेशन टू आरडी कौन से फॉर्म में? CHG 8 में एप्लीकेशन फाइल हो गई, सर परमिशन दे दो। स्टेप नंबर 2 तो फिर आरडी ने परमिशन दे दी, आरडी गिव्स परमिशन, और आरडी गिव्स ऑर्डर टू ROC गिविंग द परमिशन। स्टेप 3 फाइल, पहले तो कौन सा फाइल कौन सा करेंगे? फाइल फॉर्म INC 28 टू ROC, और साथ में क्या लगा कर देंगे? आरडी ऑर्डर की कॉपी साथ में लगा कर देंगे कि सर ये देखो आरडी ने ऑर्डर दिया है, आपको बता रहे हैं। और स्टेप नंबर 4 उसके बाद कहेंगे फाइल CHG 4 आफ्टर 300 डेज, और फाइल द रेक्टिफिकेशन, और फाइल द रेक्टिफिकेशन ऑफ CHG 1 और CHG 4।
जिसका भी रेक्टिफिकेशन फाइल करना है। तो 4 स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर, सिंपल है। और एप्लीकेशन कब दे रहे हैं आरडी को? अगर वो लेट फाइलिंग वाला केस है तो आफ्टर 300 डेज, 300 दिन खत्म होने के बाद। लेट फाइलिंग वाला केस है। रेक्टिफिकेशन वाला केस है तो 300 दिन से पहले भी हो सकता है, 300 दिन के बाद भी हो सकता है। समझ में आ रहे हैं 4 स्टेप्स? कैन आई चेंज द स्क्रीन? सेक्शन 87 एज मॉडिफाइड। तो अभी यहाँ अगर काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि सिर्फ आफ्टर 300 डेज वाली एक्सटेंशन जो मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में मिल रही है। कौन से केस में? सेटिस्फेक्शन वाले केस में मिल रही है। 100% सेटिस्फेक्शन वाला केस है जिसमें सीजी एक्सटेंशन या आरडी एक्सटेंशन मिल रही है, और किसी केस में आरडी के पास पावर है ही नहीं, या रेक्टिफिकेशन करवा लो। लेकिन क्रिएशन वाले केस में अब आरडी एक्सटेंशन नहीं देगा, मॉडिफिकेशन में भी नहीं देगा। आपने कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदी है आज की तारीख में जिसके ऊपर पहले से चार्ज है, तो उसमें भी वही 120 डेज तक रहेगा, उसके ऊपर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। 3 केसेस में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। क्रिएशन वाले केस में नो एक्सटेंशन, आरडी एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, और मॉडिफिकेशन वाले केस में नो आरडी एक्सटेंशन, और न्यू प्रॉपर्टी परचेज की है जिस पे पहले से चार्ज है तो भी नो आरडी एक्सटेंशन। आरडी एक्सटेंशन सिर्फ सेटिस्फेक्शन वाले केस में, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है? देन रूल नंबर 12 ओवर देयर, एंड वी से बिना पढ़े हो चुका सेक्शन हो गया, तो रूल नंबर 12 भी हो गया। और सेटिस्फेक्शन वाला केस है और आपने 30 डेज के अंदर फाइल नहीं किया है तो उस केस में आरओसी रजिस्टर नहीं करेगा जब तक आप सीजी से एक्सटेंशन नहीं लेते। और सीजी एक्सटेंशन चाहिए तो एप्लीकेशन फाइल करो इन फॉर्म CHG 8, और एप्लीकेशन सीजी को फाइल मत करो, आरडी को फाइल करो। तो जहाँ पर भी सीजी लिखा है दैट इज आरडी। अगर आरडी का ऑर्डर पास होता है, सीजी का ऑर्डर आता है कि मिस्टर आरओसी अलाउ कर दो, तो आरडी ऑर्डर की कॉपी INC 28 में फाइल कर दो, और उसके बाद CHG 4 बाद में फाइल करना। अब 2 बातें यहाँ पर। एक चीज़ रूल नंबर 12 में गलत लिखी है, और लॉ मेकर ने इस गलती को आज तक सुधारा क्यों नहीं पता नहीं। सेक्शन 82 में लिखा था 30 + 270 300 डेज तक आरओसी, और फिर सेक्शन 82 और 87 में पढ़ा कि आफ्टर 300 डेज आरडी। यहाँ कुछ गलत है। इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? और गलती मेरी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गलती है। मैं तो वो गलतियों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बस। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री भी गलतियाँ करती है, मंत्रालय में भी जो लोग बैठे हैं वो भी गलतियाँ करते हैं। क्या गलती की है? 30 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ 300 डेज होना चाहिए। बस एक 0 की गलती है बस। क्यों? क्योंकि सेक्शन 82 में ही लिखा है कि 30 + 270 300 डेज तक तो आरओसी खुद ही कर लेता है एक्सटेंशन। आफ्टर 300 डेज आरडी के पास जाना होता है। और सेक्शन 87 भी उसी के ऊपर ही बेस था। मतलब सब शुरू कहाँ से हुई कहानी, सेक्शन 82 में वापस जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 2 पेजेस पीछे जाना पड़ेगा। सेक्शन 82 में 2 पेजेस वापस पीछे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 14 ऑन द टॉप। हाँ जी, तो वहाँ जो ऊपर ऊपर लिखा था सेक्शन 82 में, और मैंने थोड़ा ना लिखा है, लॉ मेकर नहीं लिखा है ना, वो भी तो मेन एक्ट में लिखा है कि अगर CHG 4 फाइल करना है तो इनिशियल टाइम पीरियड इज 30 डेज, और उसके बाद ROC में ग्रांट द एक्सटेंशन ऑन फाइलिंग द एप्लीकेशन। ROC में अलाउ अप टू 300 डेज। ऑलरेडी लॉ मेकर ने वहाँ बोल ही रखा है, ROC के पास पावर है। आफ्टर 300 डेज यू हैव टू गो टू आरडी। और यही बात इसको यहाँ से कनेक्ट कहाँ कर लेते हैं, सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 को सेक्शन 87 के साथ लिंक कर लेते हैं। सेक्शन 87 के साथ लिंक कर लेते हैं सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 को। तो आगे देखते हैं तो वो सेक्शन 87 में आ जाते हैं जो अभी अभी पढ़ रहे थे।
तो सेक्शन 87 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, और इसी के साथ क्या पढ़ना है वो आपको, क्या जोड़कर पढ़ना है, सेक्शन 82 सबसेक्शन 1। हम बोलते ही हैं सेक्शन 87 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए रेड विथ सेक्शन 82 सबसेक्शन 1, और इसके साथ वर्सेस रूल 12। तो रूल 12 में जो लिखा है वो गलत लिखा है, सेक्शन में जो लिखा है वो सही लिखा है। सेक्शन में और रूल में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो सेक्शन विल प्रिवेल ओवर द रूल। क्यों? सेक्शन को लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव किया है, पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है ऑन द एक्ट। रूल इज सबॉर्डिनेट टू द मेन एक्ट, और रूल को सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक आईएएस ऑफिसर ने साइन किया और ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया। तो कॉन्ट्रडिक्शन है एक्ट में और रूल्स में, तो एक्ट विल प्रिवेल ओवर द रूल्स अगर कंपनीज एक्ट में और रूल्स में कॉन्ट्रडिक्शन होती है। एक्ट को बोलते हैं मेन लेजिस्लेशन, रूल्स को बोलते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, मेन एंड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो मेन एक्ट और द मेन लेजिस्लेशन विल प्रिवेल ओवर द सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो एग्जाम में इसको 300 डेज ही लिख दें अगर लिखने की जरूरत पड़ती है तो। आफ्टर 300 डेज गो टू द आरडी रूल 12। तो मैं कहूँगा कि अब फिलहाल तो जो है वो आपके सामने है। एग्जाम में तो आप सीधा सीधा अच्छे बच्चों की तरह लिखना। सेटिस्फेक्शन का केस है 30 + 270 डेज, आरओसी आफ्टर 300 डेज गो टू आरडी।